लगातार पांचवें दिन भारतीय बाजारों में कमजोरी का माहौल और आखिरी 1.5 घंटा है बेहद अहम, क्योंकि आज है जनवरी सीरीज की एक्सपायरी का आखिरी 1.5 घंटे का ट्रेड और साथ ही अब अगली सीरीज से बजट की तैयारी भी। तो कौन सी पोजीशन रखें, कौन सी खत्म करें, किसे रोल ओवर करें और कहां पर मुनाफा या नुकसान बुक करें, रहेगा अगले 1.5 घंटे का यही फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्सपायरी से पहले तेज उतार चढ़ाव बाजार में होते हुए दिख रहा है। सर, हल्की सी रिकवरी आई थी, निचले स्तरों से 250-300 अंक बैंक निफ्टी रिकवर हुआ, अब वापस गिरना शुरू हो गया। जब तक आप मूड बनाए कि तेजी का, तब तक वापस नीचे, और जब तक सोचें कि बहुत और खराब होने की तैयारी में, वापस ऊपर। बिल्कुल जबरदस्त वॉलेटिलिटी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में अब तक का जो एक्शन है आपके सामने रख दे। लगातार 5वें दिन तेज गिरावट होती दिख रही है। 13,850 के नीचे आप निफ्टी को जाते हुए देखेंगे। 13,700 के बेहद करीब भी पहुंचा, वहां से रिकवरी भी हुई है। 150 पॉइंट की रिकवरी भी आप मानकर चल सकते हैं। आप जैसे देखना चाहें वैसे देख लें। निचले स्तरों से 150 पॉइंट रिकवर भी हुआ है और ऊपरी स्तरों से कल की क्लोजिंग से 250 पॉइंट नीचे भी है। बिल्कुल वैसे ही है। निफ्टी 950 अंक टूटा है पिछले 5 सेशन में, तो सेंसेक्स 3,500 अंक गिरा है। ये है अब तक की गिरावट का माहौल। और रियल इस्टेट, पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, आईटी, ये सारे इंडेक्स से 2 से 2.5% कमजोर है। नतीजों के बाद मारुति का शेयर थोड़ा दौड़ लगाता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद कमजोरी हुई। अब 2% नीचे है ये शेयर। ऑटो इंडेक्स भी 0.5% कमजोर है। डाउ फ्यूचर्स भी हमारी तरह वोलेटाइल होता हुआ, कभी हरे कभी लाल निशान के बीच झूलता हुआ अब 35 अंक नीचे है। यूरोप 1% की कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ। बिल्कुल। और सर, वही है, एक थोड़ी आशा जरूर आई थी लोगों के मन में कि शायद रिकवरी आ जाए, और 30,000 के ऊपर बैंक निफ्टी दिखा था, वापस 13,850 पे दिखा था, पर सस्टेन नहीं हो पा रही। हर रिकवरी पर हम देख रहे हैं कि वापस बाजार गिरा रहे हैं, जैसे कि डे का भी चार्ट दिखा रहे हैं। सर, कैसे समझ रहे हैं? एकदम क्लियर कट ट्रेंड है और ट्रेड है दीपा। 30,000-30,050 बैंक निफ्टी पर सप्लाई जोन। ओके, लगातार 30,050 के आसपास जैसे आते कोई तैयार बैठा है, हाँ वैसा आ जाता है। हाँ, और सेम 13,850 के आसपास कोई तैयार बैठा है निफ्टी बेचने के लिए। तो ये दोनों लेवल तो आखिरी 1.5 घंटे में आपके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि 30,050, 30,100 के ऊपर बैंक निफ्टी टिके, तो फिर आप 200-300 पॉइंट की 30,275, 30,300 तक की रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं। 30,050 के ऊपर टिकना चाहिए। 50-75 सुबह एक बार संकेत दिया था, लगा कि टिकेगा, लेकिन वापस से सप्लाई आ गई, पहली चीज। दूसरी बात जो है दीप, बैंक निफ्टी के लिए वो 13,850 के आसपास सप्लाई आती दिख रही। तो 13,850, 13,900 ऊपर सप्लाई जोन है, और बैंक निफ्टी में 30,150, 30,050 ये सप्लाई जोन है। तो देखते हैं इसको पार हो पाते हैं या नहीं। बस एक चीज नहीं होनी चाहिए आखिरी घंटे में, वो ये आज के लोज जो है वो ना टूटे, वो नहीं टूटे। यानी कि निफ्टी पर 13,700 ना टूटे, बैंक निफ्टी पर 29,687, 29,700 मान लीजिए, ये 2 लोज वापस ना टूटे, तो फिर ठीक है, कम से कम यहीं कहीं सेटल हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। आइए बढ़ते हैं आगे, और वक्त है वसीम साहब से मुलाकात करने का। बिल्कुल के साथ करते हैं स्वागत। नमस्कार वसीम साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, पहले तो आउटलुक और अपडेट। तो आउटलुक अनिल जी, अभी 1 घंटा है, मुझे लगता है एक अच्छी वेव आएगी बाइंग की। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और मुझे लगता है वी हैव मेड द बॉटम फॉर द टाइम बीइंग। आपने जैसे कहा 13,850 इज एक्टिंग एज अ हर्डल। लेट्स सी इफ वी कैन क्रॉस दैट। आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस। सेकंड हाफ कैन बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव। और उसके बाद अब आपने बजट का सब कुछ प्राइस कर लिया। अब बजट में मेरे हिसाब से तो सरप्राइज कैन बी ऑन दी अपसाइड। So बने रहिए। आई एम लाइक आई टोल्ड यू, टुडे इज थर्सडे, नेक्स्ट थर्सडे वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर एंड वेयर द मार्केट डायरेक्शन। ये 1 हफ्ते की जो आपकी करेक्शन है ग्लोबली, दैट विल बी मोर और लेस डन विद। सो इस समय आप अगर वेट कर रहे थे, क्योंकि 1 हफ्ते में मार्केट ओवरबॉट से एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो गई, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ फियर। तो अंडरलाइंग फियर इज एन अपॉर्चुनिटी। फिर मत कहना आपको मौका आया, क्योंकि रिजल्ट्स आपको कुछ और ही भाषा बता रहे हैं। एक आपको तात्पर्य दे दूं कि अल्ट्राटेक के बाद आज श्री दिग्विजय सीमेंट ने बताया कि मार्जिन कैन एक्सीड टू 20%। मैंने बहुत टाइम सीमेंट ट्रैक किया, कभी 20% का मार्जिन मैंने सुना नहीं। इसका मतलब वॉल्यूम, मार्जिन एंड ग्रोथ, ऑल 3 आर देयर। और याद अनिल जी, याद रखना, कमर्शियल व्हीकल एंड सीमेंट ये बैरोमीटर होते हैं एक इकोनॉमी के टर्न राउंड के। और आपने देखा है टाटा मोटर और अल्ट्राटेक के क्या रिजल्ट और क्या उनके भाग। तो आई एम एक्सट्रीमली पॉजिटिव दैट द इकोनॉमी हैज टर्न्ड। This is the time where the correction which you were waiting for. Please put your money where your mouth is. आपको अपडेट दे दूं अनिल जी, आप कहें तो। जी सर, बताएं सर प्लीज। पहले आपको बंधन बैंक 5-6 में दिलाया था, 314-15 हो गया, 14.5 हो गया। बुक करना तो बुक कर लीजिए इंट्राडे प्रॉफिट।
उसके बाद आपको दिलाया था 46.45 में, पौने 47 में IDFC फर्ड वो 49.15 मार गया। तो दोनों में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या बने रहे तो बने रहे, बहुत क्वालिटी स्टॉक्स। अब आप कहें तो 2 बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं। तो पहला होएगा सर RBL बैंक। RBL के आज रिजल्ट है, और RBL इसी भाव से लास्ट टाइम भी घूमा था, जब यहाँ 208-10 आया था, ये 275 रुपए गया था। RBL के रिजल्ट्स विल बी द बेस्ट इन द लास्ट 18 क्वार्टर्स। नेट इंटरेस्ट इनकम एंड मार्जिन विल बी वेरी गुड, और एसेट क्वालिटी विल इंप्रूव। तो ये आज फ्यूचर इसका 3 रुपए डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, 4 रुपए, 9 रुपए का भाव है। 3.5-4 का स्टॉप लॉस रखिए, 230 तक का टारगेट आपको दिख सकता है। दूसरा बाय होएगा JSW स्टील। वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग मार्जिन, 376-77 है, 370 का स्टॉप लॉस रखिए, 395 to 400 का टारगेट। दोनों खरीदारी करने की राय ये है बसंत साहब की तरफ से। पहला RBL बैंक खरीदे और यहाँ पर 203 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए, 230 का रखिएगा आप टारगेट। JSW स्टील 376 के आसपास ये खरीदिए, 370 का स्टॉप लॉस, 395 और 400 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी आपको करनी चाहिए खरीदारी। ये है राय आती हुई। हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक्सपर्ट से भी हम राय लेंगे कि क्या कुछ है। उससे पहले जल्दी से एक बार ट्रिगर्स पर नजर डाल लें। मानसी हमारे साथ है बताने के लिए इवेंट ट्रिगर्स। मानसी बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल सर। BL, M&M फाइनेंस, कमिंस, यूनाइटेड ब्रूवरीज समेत कुल मिलाकर 14 वायदा बाजार की कंपनियां हैं जिनके आज नतीजे आने वाले हैं, जिस पर फोकस है। इसके अलावा ट्रिगर स्टोव क्राफ्ट का IPO आज बाजार बंद होने के बाद बंद हो जाएगा। कुमार मंगलम बिरला एक स्ट्रैटेजिक ऐलान आज कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस पर भी नजर रहेगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को आज संबोधित करने जा रहे हैं। आज करीब शाम 5:30 बजे उनका संबोधन होगा, जिस पर नजर रहेगी। अमेरिका के Q4 GDP के आंकड़े आज जाते हुए दिखेंगे। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन के लिहाज से इस पर भी नजर रहेगी। कल के अगर ट्रिगर्स की बात करें, सबसे पहले तो 8 निफ्टी की कंपनियां और 9 वायदा बाजार की कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखने वाले हैं। तो लंबी लिस्ट है रिजल्ट्स की, जिस पर फोकस है। इसके अलावा काफी सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी हैं। राष्ट्रपति के संबोधन के साथ सुबह 11 बजे बजट सत्र शुरू हो जाएगा। कल से दोपहर 1 बजे इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा, और इकोनॉमिक सर्वे पेश होने के साथ ही चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम इकोनॉमिक सर्वे पेश होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे करीब 2:30 बजे, तो इस पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा IOC और DCM श्रीराम पर फोकस रखिएगा। नतीजे हैं और साथ ही अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने जा रही है। साथ ही मुंबई में 95% लोकल ट्रेनें जो हैं उन्हें चलने की इजाजत कल से मिलती हुई दिखने वाली है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जिस पर नजर रहेगी। शनिवार के दिन निफ्टी स्पेस में ICICI बैंक, श्री सीमेंट के नंबर्स आएंगे। वायदा बाजार में IDFC फर्स्ट बैंक के नंबर्स आते हुए दिखेंगे, और अंत में रविवार का दिन कैश स्पेस की एक कंपनी CDSL अपने नतीजे पेश करेंगी इस दिन। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम वो स्टॉक ट्रिगर्स जिन पर आपको नजर रखनी है आज कल। बहुत भारी दिन है सर नतीजों के। लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट अभी भी आने वाले तैयार है, एक के बाद एक। देखिए अरविंद स्मार्ट पे से अब हम बड़े बड़े वाले बताएंगे मतलब सारे FNO वाले, छोटे छोटे वाले आप पढ़ लो अपने आप ही वो इतने रिजल्ट्स आने वाले, हर 3-3 मिनट में रिजल्ट्स हैं। मुनाफा 19 करोड़ से घटकर 5 करोड़। अरविंद स्मार्ट स्पेस, स्मार्ट नंबर्स नहीं है। तो चलिए ये रिजल्ट्स हैं इनके, और आय भी घटी है, दोनों ही घटा है। गजब है भाई। अच्छा जल्दी से तब तक आप फटाफट बता दीजिए वरुण, अब तक की इवेंट्स, अब तक के रिजल्ट्स और खबरें। अनिल जी, सबसे पहले तो रिजल्ट मारुति के कमजोर नतीजे आए। 1985 के मुनाफे का अनुमान था 1940 पे आया, और मार्जिन देखिए 10.2% से गिर के 9.5% पे आए हैं। इसके अलावा सभी को इंतजार था कि भारतीय एयरटेल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहता है, तो इन्होंने कहा है कि हैदराबाद में जो 5G नेटवर्क है वो इनका तैयार है, और जब परमिशन मिलेगी ये उसको शुरू कर देंगे। गुजरात फ्लोरो, इस कंपनी के एक प्रोडक्ट को DGTR की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो आगे भी जारी रह सकती है, क्योंकि इस कंपनी ने उसकी सिफारिश की थी। इसके अलावा ब्लू स्टार, वर्लपूल, हेवल्स, इन कंपनियों के लिए एक खबर आई है, ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर आई है कि रेफ्रिजरेटर और ड्रायर पे इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसको बढ़ाना संभव हो सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा, इस कंपनी के एक प्रोडक्ट को US FDA से मंजूरी मिली है। कैडिला के एक प्रोडक्ट को ऑर्फेन ड्रग का दर्जा दिया गया है। हेवल्स, इसने एक जमीन का अधिग्रहण किया है विस्तार के लिए। जिंदल पॉली CPP फिल्म कारोबार के लिए DIC कॉर्प के साथ इसने करार किया है। बाकी जो नतीजे आए हैं उसमें कोलगेट है, जिसके नतीजे अच्छे रहे हैं। 248 करोड़ का मुनाफा है, मार्जिन जो है 27.5% से बढ़ के 30% पे आए हैं। IDBI बैंक घाटे से मुनाफे में आया है, करीब 5,700 करोड़ के आसपास का घाटा था, अब 380 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। NPS जो है
वहाँ पे ग्रॉस एनपीए 25.1% से घटकर 23.5% पे आए हैं। ग्रेन्यूल्स इंडिया यहाँ मुनाफा बढ़ा है 64 करोड़ से बढ़ के 147 करोड़। रेडिको कैथान मुनाफा यहाँ भी बढ़ा है 60 करोड़ से बढ़ के 84 करोड़। श्रीकालाहस्ती पाइप यहाँ पे मुनाफा जो है घटा है 68 करोड़ से घट के 47 करोड़, लेकिन मार्जिन बढ़े हैं 16.4% से बढ़ के 17.8। डेटा मैट्रिक्स मुनाफा 8 करोड़ से बढ़ के 10 करोड़। प्रिज्म सीमेंट 2.5 करोड़ से बढ़ के मुनाफा 47 करोड़ और असाई सांगवान यहाँ मुनाफा 3.5 करोड़ से बढ़ के 8.5 करोड़। एरिस लाइफ मुनाफा 63 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ पे आया है। इसके अलावा येस बैंक में 2 करोड़ 30 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं और इनफैक्ट जब मैं अंदर आ रहा था तब तक और काफ़ी सारे नतीजे आ चुके हैं, रूट मोबाइल, टीम लीज और तमाम कंपनियों से। मतलब इतना न्यूज रूम से स्टूडियो आने में इतने रिजल्ट्स? इतने रिजल्ट आ गए, सोचिए सर बैठे बैठे 1 मिनट में 5 रिजल्ट आ रहे थे, अभी तो पूरा Okay. प्रेशर चल रहा है। तो आज हो सकता है हमारे जितने एक्सपर्ट्स हैं उनकी कॉल थोड़ी आगे पीछे हो जाए, तो जल्दी से एक बार बिगुल बजा देते हैं और फटाक से ले लेते हैं विश्वेश जी की कॉल। विश्वेश का विशेष। विश्वेश बताएं। सर जी, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है बैंक निफ्टी में। अभी चल रहा है 30,025 के आसपास। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी 30,400 जा सकता है, हम पॉजिटिव भी हो सकते हैं। बहुत एग्रेसिव बोल्ड इसलिए है क्योंकि सर मॉर्निंग से 30,000 के कॉल में जिस हिसाब से राइटिंग हो रही है और लास्ट आधे घंटे में जिस हिसाब से हम बैंक निफ्टी में 30,000 के ऊपर आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत हैवी शॉर्ट कवरिंग के आसार बन रहे हैं। तो 2 ट्रेड कर सकते हैं। पहला तो है 29,800 का कॉल ऑप्शन जो करीबन 260 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है वहां पे लॉन्ग कर सकते हो 400 के टारगेट के लिए 170 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा, आपको हीरो करना है तो 30,200 का कॉल ऑप्शन जो 40 रुपए के आसपास मिल रहा है। मुझे लग रहा है देखिए 30,200 के कॉल में 20 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है और आज के दिन में 3 अटेम्प्ट की है 30,100 निकालने की। मुझे लग रहा है कि 30,100 जैसे ही निकलेगा हम सीधा 30,300 की ओर जाएंगे बैंक निफ्टी में। ह्यूज शॉर्ट कवरिंग है। बैंक निफ्टी एक क्रिटिकल सपोर्ट से घूम रहा है। कोटक बैंक में भी स्ट्रेंथ है। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी कैन टर्न आउट टू बी अ वेरी वेरी शार्प शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट फॉर द डे। सो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में या तो आप 29,800 का कॉल खरीदिए या 30,200 का कॉल ऑप्शन खरीदिए। इस दोनों केस में आप अपने हिसाब से रिस्क के हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। ओके, या तो 29,800 का इन द मनी कॉल ऑप्शन, ये आज की एक्सपायरी वाला है, राइट? जी जी सर, आज की एक्सपायरी 260 में लीजिए, 170 का स्टॉप लॉस, 400 का टारगेट, या फिर हीरो या जीरो करना है तो 30,200 का कॉल ऑप्शन 40 रुपए में ले लीजिए। या तो ये जीरो हो जाएगा, 40 का 40 गया, आएगा तो कितना सर? सर अगर मैं सोच रहा हूँ 30,200 30,300 आएगा तो 100 रुपए तो बनता है इसमें। 100 रुपए तो मिनिमम बनता है। 100 रुपए, 40 का 100 हो जाएगा। ओके ठीक है, तो कम से कम ये दो चीज़ हैं। अच्छा, ये आपको मेरी तरह ये जो भी लगता है वो बैंक निफ्टी में क्यों लगता है? निफ्टी में भी लग रहा है ये, वहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग होगी या बैंक निफ्टी दिखा रहा है शॉर्ट कवरिंग? सर एक्चुअली प्यार है बैंक निफ्टी से और आपसे भी प्यार है। आपका और हमारा दोनों का व्यू ऐसा होता है। नहीं, लेकिन एक्चुअली जो अभी तक दिख रहा है ना विश्वेश जी, वो अगर शॉर्ट कवरिंग आई ना तो उसकी लीडरशिप बैंक निफ्टी से आएगी। ये मुझे भी दिख रहा है। अगर आई तो मैं आएगी या नहीं आएगी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी डेटा देखना मेरा बाकी, आप देख चुके हैं। मैं डेटा मंगवा रहा हूँ, अभी तक मेरे पास आया नहीं है। आज एक्सपायरी के दिन थोड़ा डेटा भारी है तो अभी तक मेरी टीम बना कर दे रही है। तो अगर आई तो, क्योंकि उसका रीज़न ये कि बार बार ये 30,000 के ऊपर निकल के जो टिकने की कोशिश कर रहा है ना, अगर आएगा तो पहले शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी लेकर जाएगा ऊपर। निफ्टी में अभी भी वो ताकत दिखनी बाकी है जो बैंक निफ्टी में आना शुरू हो चुकी है, या कम कमजोर है बैंक निफ्टी आज और निफ्टी ज्यादा कमजोर है, उतना सर आप देखिए 30,000 के कॉल में इन्होंने इतनी डेस्परेट अटेम्प्ट की है मार्केट को सेकंड टाइम पुश करने की, लेकिन दे आर ट्राइंग वेरी बैड। मुझे लग रहा है जैसे 30,100 निकलेगा ना फ्यूचर के ऊपर सर, बहुत जोर से शॉर्ट कवरिंग आएगा और ये वन ऑफ द ऐसा डे हो जाएगा कि हम लोग कॉल राइटर को बहुत हैवीली ट्रैप देखेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से मैंने एक्चुअली 20 रुपए पे मैसेज किया था आपको जब ये 30,200 का कॉल था, अभी तो 40 हो गया। मैं अभी भी बोलता हूँ कि यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि अभी भी 1.5 घंटा बाकी है और डेटा ऐसा लग रहा है कि एक बार के लिए शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। ओके, तो चलिए डेटा थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की तरफ कर रहे हैं इशारा, और बैंक निफ्टी का आज का हीरो या जीरो कॉल है 30,200 का 40 वाला। अगर चल गया तो 100 तक जाएगा, नहीं तो आपके लिए मैक्सिमम नुकसान 40 पॉइंट का है बैंक निफ्टी पर हीरो या जीरो ट्रेड पे। और अगर दूसरा करना है तो आपको 29,800 का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए 260 में, 170 का स्टॉप लॉस, 400 का टारगेट। मेरे पास डेटा की लिस्ट भी आ चुकी है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तब तक एक स्पेशल पिक का बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए। बताएं सर।
अनिल जी देखिए, अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो सबसे जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आपको मेटल स्टॉक्स में भी देखने को मिलेगी। और मेटल स्टॉक्स में एक स्टॉक है नाल्को, नेशनल एल्युमिनियम, जिसको मैं और राकेश जी स्पेशल पिक बतौर देने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है इस स्टॉक पे। हमने बड़ा शानदार रिकवरी निचले स्तरों से आते हुए देखी है। वॉल्यूम एडिशन बड़ा जबरदस्त है और इस स्टॉक में बड़ा लेवल्स आते हुए चार्ट पर दिखाई देने की क्षमता दिखती है। ओवर टू राकेश। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल रुझान है। आवरली चार्ट पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन विजिबल है। मार्केट की मंदी में ना कल की ना आज की ये स्टॉक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और ये स्टॉक 50 रुपीज के लेवल शॉर्ट टर्म में टेस्ट कर सकता है। 45 रुपीज 90 पैसा का स्टॉप लॉस है। 50 रुपीज 51 रुपीज के टारगेट के लिए नेशनल एल्युमिनियम पे खरीदारी की राय है। ओके, तो नेशनल एल्युमिनियम पे करनी है खरीदारी। आज वायदा कारोबार के बैन से भी बाहर आया है और पूरे दिन एक गिरावट के साथ रेंज में ट्रेड करने के बाद अब आपको अपसाइड मूवमेंट ये स्टॉक दिखाते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे और बैंक निफ्टी में थोड़ा मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। एक्सिस बैंक तो सुबह से काफी एक्टिव है ही। आईसीआईसीआई बैंक पर भी निचले स्तरों से एक मूव आती हुई दिखी है। सिमी जी, लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक भी अब थोड़ी रिकवरी दिखा सकता है। इसके नतीजे आएंगे 2 दिन बाद और अभी निचले स्तरों से रिकवरी भी आई है। क्या नजर है इस चार्ट पर? जी बिल्कुल दीपांशु, मुझे लगता है कि 520 के आसपास है और बहुत जल्दी इसमें 540 से 545 का रेंज तो देखने को मिलना चाहिए। इनफैक्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशनल कॉल देना चाहूंगी क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा नजदीक नहीं होगा, थोड़ा सा वाइड स्टॉप लॉस के साथ ही मैं काम करने के लिए कहूंगी। आज का दिन का लो 512 के आसपास बना है, पर इसमें जो मेजर सपोर्ट है वो 510 से 490 के बीच में है। तो ये एक्यूमुलेशन जोन है। यहाँ पे खरीदने के बाद 540 का मिनिमम टारगेट और 555 का दूसरा टारगेट के लिए ऐसे बैंक को खरीदना है। 500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे आ सकता है। और यहाँ पे मैं एक बीटीएसटी कॉल भी देना चाहूंगी। अगर मेरे लिए कोई स्पेशल बीविल बजाना है तो बजा दीजिए, मैं दे रही हूँ। आपको आपका वाला पसंद नहीं है सिमी जी के नॉन स्टॉप शेयर के? आप नहीं, नॉन स्टॉप भी चलेगा, नॉन स्टॉप भी चलेगा। एक्चुअली स्टॉक ही जो मैंने ढूंढा है वो नॉन स्टॉप वाला स्टॉक नहीं है, वो थोड़ा सा धीरे चलने वाला ही है। इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली नॉन स्टॉप वाला नहीं कह सकती हूँ, थोड़ा सा स्पेशल टाइप का ही चाहिए मुझे। अच्छा, स्पेशल टाइप का नहीं चाहिए मुझे। नहीं, हमारे पास है स्पेशल, बिल्कुल, जो ज्यादातर सबसे ज्यादा किरण जी यूज करते हैं। कभी कभार मौका लगने पर कुणाल जी, राकेश जी भी यूज कर लेते हैं। तो आइए सिमी जी का स्पेशल पिक। बताइए सिमी जी। बैंकिंग में स्टेट बैंक मुझे पसंद है और लोअर लेवल से अच्छा रिकवरी देखने को मिल रहा है। 280 के आसपास है अनिल जी। मुझे लगता है कि 277 276 के आसपास अच्छा बेस बनाया है और रिसेंटली ये स्टॉक काफी करेक्शन भी दिखाया था। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छा लेवल पर देखने को खरीदारी करने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं पोजिशनल लॉन्ग जाने का सजेशन दे दूंगी। छोटा आज का दिन का लो 269 के आसपास है, 269 का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा और मिनिमम 290-95 का टारगेट के लिए स्टेट बैंक को खरीदने का सलाह होगा। ये पोजीशन कल तक होल्ड करना होगा, आज का डे लो अगर नहीं टूटता है तो। ओके, तो 290-295 के टारगेट्स के लिए एसबीआई पर करें आप खरीदारी। ये सिमी जी की तरफ से पिक आ रही है। पीएसयू बैंक्स वैसे तो आज काफी कमजोर रहे हैं पर निचले स्तरों से आपको थोड़ी रिकवरी दिखा रहे हैं। 2.5% निचले स्तरों से सुधरा है कैनरा बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने 2% के निचले स्तरों से रिकवरी देखी है। हालांकि ऑफकोर्स आप गिरावट अगर देखेंगे तो 10% से ज्यादा की गिरावट आपको अभी भी ये दिखा रहा है। पीएनबी यहां पर भी निचले स्तरों से लगभग 1.5% की रिकवरी आती हुई दिखी है। तो थोड़ी रिकवरी आ रही है। बैंक निफ्टी अब 30,000 के ऊपर आ गया, बल्कि 30,100 के करीब आपको आते हुए दिख रहा है। निफ्टी अभी भी कमजोरी दिखा रहा है, पर बैंक निफ्टी जैसा कि अनिल जी कह रहे थे कि अगर रिकवरी आएगी तो बैंक निफ्टी लीड करेगा। फिलहाल एग्जैक्टली वैसा ही आपको होते हुए दिख रहा है। देखते हैं और यहां से एक्शन बनता है कि नहीं। बीएचईएल ये भी एक स्टॉक है जहां पर थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। बंसल जी, बीएचईएल की चार्ट देखकर बताएं क्या ट्रेड बन सकता है इस पे? देखिए दीपांशु, अगर बीएचईएल का चार्ट देखें तो चार्ट पर एक नीचे से एक स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और टेक्निकली दीपांशु थोड़ा सा यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर तो देखने को मिल रहा है और 36 रुपीज 25 पैसा 19 स्तरों के आसपास चल रहा है। ये मेक और ब्रेक लेवल है, तो 36 रुपीज 25 पैसा के ऊपर निकल के सस्टेन करता है तब यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर जो है कंफर्म होगा, तब खरीदारी की राय होगी। जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है वो 35 रुपीज 90 पैसा के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 36 रुपए 25 पैसे के ऊपर फ्रेश खरीदारी की राय होगी। अच्छा बंसल जी, एक सिचुएशन पे मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ। जैसे सपोज आप है ना कोई चार्ट देखने में बड़े बिजी हैं,
कि कुणाल जी ने कहा भाई ये चार्ट देखो, इस पर अपन कुछ कॉल वॉल देते हैं, ठीक है। आपने वो चार्ट खोला हुआ, लेवल वेल देखने कर रहे हैं, आपका ध्यान पूरा चार्ट में लगाओ कंप्लीट, ठीक है। अचानक से एकदम से ना दीप बोल देते हैं, अरे बंसल जी इसका बताओ। अच्छा, आपने ढंग से शायद स्टॉक का नाम भी सुना नहीं सुना, वो 2 बार बोल दे तो ठीक है, नहीं तो पता चला नाम भी नहीं सुना। और फिर अचानक से आप पे सवाल आ गया। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि मुझे इसके बारे में कुछ आता नहीं है, जवाब तो देना ही पड़ेगा कि मैंने चार्ट देखा। तो फिर आप ये कहते हैं कि इसके चार्ट में कुछ खास बात नहीं है, ऐसा मतलब ऐसा कुछ भी खास विशेष कुछ नहीं है, छोड़ दें। मतलब कैसे ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करते हैं आप? देखिए अनिल जी, आप अगर बात कर रहे हैं, देखिए अनिल जी हम तो जी बिजनेस से बैठे हुए हैं, यहाँ तो पूरी फ्रीडम है। देखिए अब तो अनिल जी सिमी जी ने भी एक स्पेशल फिगुल की मांग कर ली, तो अनिल जी यहाँ तो पूरी फ्रीडम है कुछ भी मांग करने की, सब चीजों की। तो अगर कुछ तकल्लुफ होगा तो अनिल जी साफ स्पष्ट बोलने में अनिल जी यहाँ किसी को तकल्लुफ नहीं होता है। और अनिल जी कुछ वर्स्ट हो जाए तो आप बैठे हैं, चीज को हैंडल कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है अनिल जी। देखो चलिए, मैंने इसीलिए बोला, मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा कि अच्छा दीप ने सवाल पूछा तो बंसल जी किसी और चार्ट में बिजी थे। तो चलिए, तो चार्ट में वाकई में चार्ट देखकर ही बताया बंसल जी ने, ध्यान रखें। इस बीच वेल्समन कॉर्प, इसके रिजल्ट आ गए। वेल्समन कॉर्प के रिजल्ट 223 करोड़ से मुनाफा घटकर 199 करोड़ रहा है। स्टॉक 5 रुपए नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और आय का आंकड़ा भी हम आपके सामने रख देते हैं। आय घटी है 2845 करोड़ से, और 1300 करोड़ इतनी कम हो गई। आय तो 50% करीबन कम हो गई, 50-55% कम हो गई। कुणाल जी चार्ट देख लीजिए जरा, वेल्समन कॉर्प। अनिल जी देखिए, एक ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक सपोर्ट है जो कि 121 रुपए पर 121 पर है, और बिल्कुल 121 पर ही फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जैसे अनिल जी 121 के नीचे ये स्टॉक निकला तो फिर इसमें आपको एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत संभावना है कि आपको 118 तक की गिरावट, 3 रुपए की गिरावट और बिल्कुल मुमकिन दिखाई देती है। तो मेरी राय में अनिल जी 121 के लेवल के टूटने का इंतजार करना चाहिए। 121 अगर नहीं टूटा तो एक पुल बैक आएगा, जिसमें हो सकता है कि 126 तक का भी एक मूव आ जाए। तो 126 और 121 ये 2 स्तर हैं जिनको देखना है। ओके, तो 126, 121 ये 2 लेवल्स हैं वेल्समन कॉर्प के लिए, रखिए नज़र। कमज़ोर नतीजे आते हुए दिखे हैं और उसके बेसिस पर आप स्टॉक पर भी अब एक बड़ी गिरावट देख रहे हैं इस समय। इस बीच चेन्नई पेट्रो के बारे में हम कल बात कर रहे थे, बड़ा ब्रेकडाउन आया, पर MRPL पर रखिए नज़र। ये स्टॉक आज आपको काफ़ी एक्टिव दिख रहा है ट्रेड में, और अच्छी तेज़ी के साथ ही यहाँ पर ट्रेड होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर आप रखिए नज़र, जिस तरह से मूवमेंट है। जुबिलेंट फूड यहाँ पर फिर से मूव आया है और डेज हाई पर आ रहा है स्टॉक। सुमित जी, क्या चल रहा है जुबिलेंट फूड के चार्ट में? अभी रिकवरी आई है, क्या ये ट्रेड का मौका बनता है? 2725 का लेवल टूटता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो फिर जुबिलेंट फूड एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है, और फिर 2850 रुपए तक के लेवल जुबिलेंट फूड में देखने को मिल सकता है। जिन्होंने बाय कर रखा है वो लोग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। जो फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं वो 2725 के ऊपर फ्रेश खरीदारी करें। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 2630 का, और ऊपर में टारगेट 2800 से 2850 के देखने को मिल सकता है। 2850 के टारगेट्स के लिए जुबिलेंट फूड पर आप रखें नजर। इस समय ये आ रहा है एक्शन। इस बीच अच्छी रिकवरी आ रही है बैंक निफ्टी पर, अब सिर्फ 100 पॉइंट्स नीचे है, 30,150 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी आते हुए दिख रहा है। सुबह का हाई वापस छुआ है इस बार बैंक निफ्टी ने, और वही बात करें दीप, देखिए बैंक निफ्टी में ही आई है मजबूत। निफ्टी मुश्किल से हिला है, मुश्किल से 20 पॉइंट निफ्टी हिला, निफ्टी नहीं चल रहा है, बैंक निफ्टी चल रहा है, मजबूती के साथ चल रहा है। चलिए आइए, नतीजे कैसे रहेंगे ये बताने के लिए हमारी टीम तैयार है। इंडिगो जी, कैसे आएंगे रिजल्ट? घाटा कम होगा, घाटा कम होगा, घाटा आएगा। और लेकिन सबसे अच्छी बात इस बार रिजल्ट में ये होगी कि आपके रेवेन्यू जो है कंसोलिडेटेड पिछले 3 क्वार्टर के, इस बार लॉसेस से ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक ये था कि आपके लॉसेस जो आपके रेवेन्यू से ज्यादा थे। अच्छा, पिछले 2 क्वार्टर मिला के अगर आप रेवेन्यू देखे 3,500 करोड़ के, लॉसेस 4,000 करोड़ के। तो इस बार जो कंपनी की आय आने वाली है वो 4,800 करोड़ के आसपास आने वाली है। हालांकि अभी भी ये 50% डाउन है, क्योंकि काफी लिमिटेड सीट्स के साथ आप फ्लाइंग कर सकते थे, तो उसका इंपैक्ट आपको यहाँ देखने मिलेगा। एबिटार जो है वो 834 करोड़ के आसपास आएगा, यहाँ भी करीब 57% के आसपास की कमी आने वाली है। अब लॉस की फिगर को लेकर स्ट्रीट थोड़ा डिवाइडेड है, कुछ कहते हैं कि 200 करोड़ का लॉस आएगा, कुछ 1000 करोड़ भी कह रहे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप निकालेंगे तो 400 करोड़ के आसपास का लॉस जो है वो ज्यादातर लोग मान के चल रहे हैं। कच्चे तेल में जो साल दर साल गिरावट आई है उसका थोड़ा इंपैक्ट आपको साल दर साल देखने मिलेगा, लेकिन क्वार्टर कच्चे तेल के दाम भी बढ़ गए हैं, तो क्वार्टर वहाँ इंपैक्ट देखने मिलेगा, लेकिन घाटा आएगा इतना पक्का है।
ओके, तो घाटा आएगा इतना पक्का है। अब घाटा कितना कम होकर आता है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। जैन साहब, क्या अप्रोच होनी चाहिए एविएशन स्टॉक्स पर? इंडिगो, स्पाइसजेट दोनों ही, जैसे कि वरुण कह रहे हैं, घाटा आएगा, पर लगातार संकेत आ रहे हैं कि और अनलॉकिंग होगी, कैपेसिटी तो वापस आ ही चुकी है, और साथ ही हम देख रहे हैं एक वैक्सीन अपॉर्चुनिटी भी बन रही है डिलीवरी के लिए। पर एविएशन पर क्या नजर रखें सर? देखिए, वैसे तो देखिए इन सारी उम्मीदों में ये ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुके हैं, अच्छे खासे लेवल्स पे आ चुके हैं। तो राय यही है कि बस जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, बाकी एग्रेसिवली बाइंग करने की मैं राय नहीं दूंगा, क्योंकि अब बाकी सारे स्टॉक्स भी अच्छे खासे करेक्ट हुए और बहुत अच्छे लेवल्स पे आ गए कई स्टॉक्स। तो उन सेक्टर्स पे और उन चीजों पे ध्यान दें। और मुझे लगता है कि देखिए प्री बजट अब कई सेक्टर्स के साथ एक्सपेक्टेशंस बनेगी, तो जिनको इंफ्रा वाले स्टॉक्स हैं या फिर थोड़े एग्री रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उन पे ज्यादा पुश मुझे लगता है कि इस बजट में मिलेगा। कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरीज पे पुश मिलेगा, कहीं ना कहीं इनकम टैक्स रिलेटेड कुछ भी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। सो आई थिंक देयर आर सो मेनी ऑप्शंस नाउ, सो व्हाई टू गो विद द रिस्कियर थिंग। तो मेरे हिसाब से बस जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रख सकते हैं। ओके, तो ले रखा है तो होल्ड करके चलें। पर ये है आपके लिए नज़र जहाँ तक एविएशन स्टॉक्स का सवाल है। थोड़ी आपको कमज़ोरी दिखेगी, बट उतनी नहीं शायद जितना ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। इस्मा की तरफ से 2020-21 के चीनी उत्पादन का अनुमान आया है 3.2 करोड़ टन। ये है जो इस्मा का चीनी का उत्पादन आउटपुट आते हुए दिख रहा है। एक तो ऑफकोर्स पेंडिंग इन्वेंट्री की तो बात ही है, और साथ ही प्राइसिंग सिनारियो कैसे रहेगा वहाँ पर नज़र रखनी पड़ेगी। शुगर स्टॉक्स वैसे तो अच्छी रिकवरी दिखा चुका है। अब देखते हैं कि शुगर ईयर 21 के लिए जो उत्पादन का एस्टिमेट इस्मा लगा रही है 3.02 करोड़ टन का है। तो ये एक शुगर सेक्टर के लिए अपडेट आपको आते हुए दिख रहा है इस समय। पर ढेरों स्टॉक्स और हैं जिनके नतीजे आना बाकी हैं, और वहीं पर हमारी नज़र भी बनी हुई है। और कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में आ रहे हैं, कुशल से कुछ नतीजों का अनुमान लेंगे। उससे पहले एक बार जरा रैमको सीमेंट पर नज़र डालिए, क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे प्रिज्म जॉनसन, श्री दिग्विजय, दोनों के नतीजे अच्छे आए हैं। रैमको सीमेंट सुमित जी उतना लिक्विड नहीं है, बट चार्ट अच्छी दिख रही है और डेज हाई पर आया है। कोई ट्रेड बनता है? जो स्टॉक में लोअर लेवल से रिबाउंड तो जरूर आ रहा है, लेकिन इसमें तेजी तभी बनेगी जब ये ऊपर में 790 का लेवल क्रॉस करेगा। 780 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 760 का, और 790 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, उसके बाद इसमें और मोमेंटम बिल्डअप होगा। यह है आपके लिए रैमको सीमेंट, जहां पर आपको रखनी है नजर। टीवीएस मोटर्स, इसके आएंगे नतीजे, कैसे रह सकते हैं और क्या है अनुमान, ये जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताएं। बिल्कुल दीपांशु, देखिए नंबर्स जो हैं वो काफ़ी बेहतरीन साइड पर देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए बजाज ऑटो के जिस तरह के नंबर्स आए थे, टीवीएस मोटर्स से भी वैसी सिमिलर एक्सपेक्टेशंस दिख रही है। हालांकि देखना होगा कि मार्जिन्स को लेकर कितना बड़ा सरप्राइज आता है। पर यहाँ पर आप देखिए कुल वॉल्यूम में जो 20% की बढ़त हमें देखने को मिली, ऑलमोस्ट 10 लाख यूनिट्स ये बेचते हुए नजर आए थे, जिस वजह से इनकी आय में करीब 28% की बढ़त के साथ 5280 करोड़ की जो रेवेन्यू है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन्स है हम अनुमान करके चल रहे हैं कि 8.6% से घटकर 8.6%, यानी कि ऑलमोस्ट 20 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट रहने का अनुमान है मार्जिन्स को लेकर। पर अगर सरप्राइज आता है तो ये काफी डेफिनेटली इसके लिए अच्छा होगा। पर मुनाफा अगर आप देखें तो यहाँ पर सालाना आधार पर ऑलमोस्ट 82% की बढ़त के साथ 220 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिख सकता है। हालांकि एडजस्टेड बेसिस पे 12% की बढ़त का अनुमान हम करके चल रहे हैं, क्योंकि पिछले साल एक एक्सेप्शनल जो है इनको कहीं ना कहीं लॉस होता हुआ नजर आया था, तो इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। पर नेट जो आय में बढ़त रही है वो काफी पॉजिटिव रहेगी। और आगे की जो कमेंट्री है, खासकर अगर जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं उसको लेकर, और साथ ही किस तरह से रूरल माफ कीजिएगा किस तरह से अर्बन डिमांड बढ़ रही है, इस पर देखना बहुत जरूरी होगा। मैं बिल्कुल, तो ये है आपके लिए टीवीएस मोटर्स। यहाँ पर आपको नतीजों का इंतजार है और देखते हैं किस तरह के आते हैं नतीजे। पर इंतजार नहीं करना है, सेठी साहब तैयार है। बिल्कुल सर, स्वागत करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और सेठी साहब के बाद 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी और डेटा भी तैयार है, आज जल्दी हो गए हैं तैयार एकदम बिल्कुल। इतनी देर आपने मोर्चा जो संभाला हुआ था। सेठी साहब आ चुके हैं हमारे साथ। सेठी साहब स्वागत है आपका। बताएं सर, कितने कॉल्स आज के लिए? गुड आफ्टरनून अनिल जी। 2 कॉल्स है, एक कैश मार्केट का, एक एफएनओ का, दोनों में खरीदारी करनी है अनिल जी। वेरी गुड, क्या बात है। चलिए बताएं, कैश मार्केट के स्टॉक के साथ करिए शुरुआत सर। बिल्कुल अनिल जी, आज जो कैश मार्केट का स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई करा है, ये स्टॉक एक्चुअली सब चीज को ध्यान में रखते हुए करा है कि मंडे को बजट है, फिर एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, हाल ही में करेक्शन भी हो चुका है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली इसमें इन लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक का नाम है वाटेक वबाग, VATEC वबाग। ये एक भारत की
एक एमएनसी समझ लीजिए, एक एमएनसी कंपनी है जो कि वाटर सॉल्यूशंस यानी कि वाटर ट्रीटमेंट, डिसैलिनेशन, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, वाटर रिक्लेमेशन, इस तरह के कारोबार में है। कंपनी 20 से ज्यादा देशों में काम करती है, ईपीसी और ओएनएम यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लेती है। बड़ी जबरदस्त एक ऑर्डर बुक है 11,000 करोड़ की। फिर ये कंपनी, ये जो अभी बजट आने वाला है इसमें वाटर से रिलेटेड डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव रहना चाहिए, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। फिर इवन नमामि गंगे जो सरकार का एक प्रोजेक्ट है उसकी भी एक मेजर बेनिफिशियरी कंपनी रहती है। और ये कंपनी आमतौर पे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स लेती थी कंपनी से, कई प्लांट से वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर ट्रीटमेंट के लिए। बट अब इन्होंने हाल ही में 2 सिटीज यूपी में, आगरा और गाजियाबाद, वहां से एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं 150 करोड़ रुपया पर एनएम का, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हर साल 150 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है इन्होंने, जो कि एक हाई मार्जिन एन्युटी बिजनेस है। और इस तरह की अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है बाकी सिटीज से भी इनको मिलेगी। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक, और इस स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। डेट इक्विटी रेशियो 0.41। बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला जी ने भी 120 करोड़ रुपए इसमें निवेश किए हाल ही में। मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि अभी 190 के आसपास ट्रेड करता है, खरीदना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट टर्म में 210 के मेरे टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 180 का। ओके, 180 के स्टॉप लॉस से खरीदे, 210 के टारगेट, ये आपको बजट के दिन तक ही आ जाए, अगर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। ये है वाटेक वाबाग में खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब, दूसरा स्टॉक का स्टॉक वही है जो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे आप, रैमको सीमेंट, साउथ की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। सीमेंट कंपनियों के जो नतीजे आए हाल ही में सब बेहद ही शानदार है। मुझे लगता है सेक्टर बिल्कुल फोकस में रहेगा, और फिर बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने की बात सरकार करने ही वाली है, तो उसका भी एक फायदा रहेगा सीमेंट स्टॉक्स को। और इस कंपनी के भी नतीजे 3 फरवरी को आने वाले हैं। मुझे लगता है ये जो 782-83 के लेवल पे फरवरी के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस रखना है 770 रुपए का, टारगेट रहेगा 810 का। ओके, 770 का स्टॉप लॉस, 810 के टारगेट के लिए रेमको सीमेंट में करें खरीदारी। अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद आप कर सकते हैं इस स्टॉक में भी। रेमको के रिजल्ट्स कब आने वाले? रिजल्ट्स आने की तैयारी में भी, डेट देखते हैं। ओके, 3 फरवरी को रिजल्ट्स आने की बात है। 3 फरवरी को आएंगे रिजल्ट्स, यानी कि बजट के बाद रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ पर भी मजबूत, और सीमेंट कंपनियों में सब में मजबूत नतीजे आ ही रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो अच्छे नतीजे आने की उम्मीद आप यहाँ पर भी चल सकते हैं। आई थिंक 2 तारीख को। 2 तारीख को, ओके चलिए। तो सॉरी 3 को है, माफ करिए, 3 को आ रहे हैं। रैमको सीमेंट सिस्टम्स दोनों के 3 को आए। 3 तारीख, ठीक है। ओके, तो ये है आपके लिए रैमको और वीएटेक वाबाग, दोनों पर रखनी है नजर जहां तक सीटी साहब की रिकमेंडेशंस का सवाल है। पर चलते हैं और जान लेते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या बन रही है इस समय बाजार पर, बिल्कुल स्ट्रैटेजी का। सर, ग्लोबल क्यूज तो थोड़े अब कमजोर और हो गए हैं। 150 पॉइंट्स नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स दिखेंगे। तो सुबह से उतार चढ़ाव चल रहा था, बट अब थोड़ी कमजोरी और बढ़ी है। जैसे यूरोप खुला है, वहां से भी सुस्ती आई है। नैस्डैक फ्यूचर्स और गिरावट दिखा रहे हैं, 1 से 1.25% की गिरावट नैस्डैक फ्यूचर्स में, जो अभी तक आउट परफॉर्म कर रहे थे यूएस मार्केट्स को और होल्ड आउट कर रहे थे, आज वहां पर आप ज्यादा गिरावट देख रहे हैं। तो ये कंसर्न बन सकता है, हालांकि नतीजे तो दमदारी आ रहे हैं। यूरोप कमजोर शुरुआत के बाद और गिरावट आई है, 2% नीचे जर्मनी है। फ्रांस और यूके देखें तो वहां पर भी 1 से 1.5% की गिरावट है। और एशिया के सारे बाजार 2 से 2.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। तो काफी कमजोरी दिख रही है सर, ग्लोबली भी। अच्छी रिकवरी हुई थी थोड़ी देर पहले, सब 10-15 मिनट पहले ऐसा लगा कि शॉर्ट कवरिंग और रिकवरी के चांस है एक्सपायरी के ठीक पहले, लेकिन उसी वक्त भी ऐसा हुआ कि डाउ फ्यूचर्स गिर गए। मतलब वो पनौती लगी हुई है। मतलब कुछ अच्छा होने लगे ऐसे तो फिर से कुछ ना कुछ खराब हो जाता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हर बार ऐसा लगता है, और दिन में आज ये फीलिंग एक नहीं कई बार आई कि रिकवरी के चांस है, बढ़ने के चांस है। और जैसे ऐसा लगता है, अच्छा गिरने में वक्त नहीं लगा था ऐसे धड़ाक से। तो वही है, वो 150 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स है, और आप 5 दिनों से आप कमजोर। आप उम्मीद तो खाली एक ही चीज पे कि शॉर्ट कवरिंग जी, बाकी तो किसी चीज पे उम्मीद ही नहीं कि बाजार बढ़े, कि शॉर्ट से इसीलिए बढ़ जाए। अब एक्सपायरी का आखिरी 1 घंटा है, मैं डेटा बताता हूँ। देखिए 13,700 के नीचे का लेवल अभी नहीं दिख रहा मुझे, कि 13,700 पर 50 लाख शेयर हैं, ओपन इंटरेस्ट में हाईएस्ट है, 32 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो मेरे लिए बेस 13,700 है। ओके, 13,900 पार नहीं होगा। 51 लाख शेयर वहां पर है लगभग बराबरी का, और उसमें 41 लाख शेयर आज जुड़े हैं। तो 13,700 13,900 आपकी रेंज हो गई, और बीच में 13,800 पे बार बार ये ऊपर आगे पीछे वहीं पर घूम रहा है। तो निफ्टी में कुछ होना जाना नहीं है।
कुछ छोड़ दीजिए, इसमें इसी रेंज में ना कोई मतलब ही नहीं है, कुछ है ही नहीं निफ्टी में, वो कुछ करने का मूड ही नहीं इसका आज, ऐसा है। तो हाँ, या तो 13,700 तक 13,800 के ऊपर भी क्लोज हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो नीचे 13,700 ऊपर 13,900, ये रेंज है आपके लिए, सिंपल चीज है। और आज का एग्जैक्टली लेवल भी आपको ये दिख रहा हो, हाई 13,898, लो 13,713, तो डेटा में भी एकदम परफेक्ट वही रेंज निकल कर आ रही है। और अब उसके बावजूद अगर आप ये पूछो कि दोनों में से एक कहाँ क्लोजिंग होने के चांस ज़्यादा है, तो 13,800 के ऊपर होने के थोड़े से ज़्यादा है। ओके, क्लोजिंग 13,800 के नज़दीक होने के ज़्यादा है बजाय कि 13,700 या 13,900 के। उसकी वजह है कि 13,800 के पुट पर 40 लाख शेयर, तो ज़्यादा संभावना है कि आप 13,800 को क्लोजिंग के आसपास होल्ड करने की कोशिश करें। ये हो गई आपकी बात निफ्टी की। जी, बैंक निफ्टी 29,500 मजबूत सपोर्ट है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पर है। आज का लो आपका है 29,687, अब वहाँ से काफ़ी दूर है। तो अब उसके बाद का जो बड़ा लेवल बनकर आता है वो आता है आपके लिए 29,800। बचे हुए समय में ज़्यादा संभावना है कि आप 29,800 को नहीं तोड़ेंगे, 30,000 के पार निकलकर टिकने की कोशिश करें दीप, और यही मेक और ब्रेक लेवल है। क्यों? 30,000 के कॉल्स पर 18 लाख शेयर हैं, पुट पर 15 लाख शेयर है। अब मजे की बात देखिए दीप, 30,000 के कॉल्स पर 16 लाख शेयर आज ही जुड़ा है। अब ये आखिरी घंटे में कॉल राइटर्स थोड़े बैक फुट पर जा रहे हैं, तो अगर 3 बजे तक आपका बैंक निफ्टी 30,000 के नीचे नहीं गिरता है तो 30,200 30,300 दिखा देगा ये। ओके, क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटिंग जो है होके रखी, वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग की संभावनाएं बन रही है, थोड़ी बन रही। बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग की संभावनाएं बन रही। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम दो है, एक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा, दो ग्लोबल मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर थोड़ा भी फर्ज करें, आपका कितना था डाउ नीचे भी 150, अगर ये 50 रह जाए तो बैंक निफ्टी आपका 30-300 हो जाएगा। ओके, तो बैंक निफ्टी में उतनी ताकत लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन न निफ्टी 13,800 पार करता है, न यूरो आपका डाउ सुधरता है, तो वो दिक्कत हो रही है। अदरवाइज 30,000 के ऊपर टिके रहने में मजबूती तो है, ऐसा कोई मतलब खराब तो नहीं है। तो एक अटेम्प्ट आ सकता है, एक अटेम्प्ट आ सकता है, लेकिन यही है कि वो अटेम्प्ट टिकाऊ नहीं हो रहा। तो बेहतर है कि आज ज़्यादा कुछ दिमाग में लगाएं, नया ट्रेड करने के बाद जिसके जो प्राइसेस आए लॉन्ग या शॉर्ट में, वो अपनी पोजीशन हल्की करते रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो छोटे टारगेट्स रखें और टारगेट अचीव हो तो पोजीशन क्लोज बस यही बात है। ठीक है सर, तो ये है आपके लिए एक क्लियर व्यू जहां तक मार्केट की डायरेक्शन का सवाल है। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित के सुपरहिट के लिए। बताएं सुमित जी। दिवांशु, देखिए मार्केट्स ऊपर टिक नहीं रहे हैं और ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है, और अब जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसके अंदर भी आज सुबह तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अब इसमें सेलिंग बन रही है। स्टॉक का नाम है रिलायंस। आप देखिए रिलायंस के अंदर 200 डीएमए लेवल्स टूट रहे हैं, रिलायंस के अंदर बिकवाली बन रही है, और रिलायंस के अंदर पिछले जो मल्टीपल सपोर्ट है कई दिनों के, वो ब्रेक हो रहे हैं। तो अगर आज रिलायंस के अंदर 1880 के नीचे की क्लोजिंग देखने मिल जाती है तो वो रिलायंस के लिए एक नेगेटिव संकेत होगा, रिलायंस पे फिर और गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो ऐसा लगता है कि रिलायंस यहां से जब तक अब 1900 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक इसके अंदर एक बार लॉन्ग इनिशिएट नहीं करें, इसके अंदर लॉन्ग्स अवॉइड करें। इनफैक्ट यहाँ पे सेल साइड का व्यू बन रहा है जिसमें 1850 1830 ये लेवल्स रिलायंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो रिलायंस में यहाँ पे बिकवाली करें, 1900 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं, 1850 से 1830 के टारगेट्स के लिए। ऑप्शंस के जरिए अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो 1880 वाला पुट अभी 80 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 60 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 100 रुपए से लेके 110 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो रिलायंस वीकनेस बढ़ा रहा है, रिलायंस वीकनेस चार्ट्स के ऊपर दिखा रहा है। 200 डीएमए के नीचे आज क्लोजिंग आती है और सस्टेन करता है तो 2-3 दिनों के लिए फिर ये गड़बड़ वाला माहौल बनेगा रिलायंस के लिए। सुबह मजबूती दिखाई, लेकिन एकदम फिसल पट्टी बन गई बिल्कुल, ऐसा फिसला ऊपर से बिल्कुल। वो आज सबकी आशा रिलायंस के साथ ही थी कि शायद बचा लेगा। ये रिलायंस तो बचा लेगा, रिलायंस को कौन बचाएगा, वो वाला सवाल है। मजा नहीं है, हर एक में सप्लाई आ रही, हर एक में सप्लाई आ रही। आइए श्रीकांत जी हमारे साथ हैं, वक्त है छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का। श्रीकांत जी बताएं सर। देखिए वैसे मार्केट आज जो गिरा है वो काफी स्टीप फॉल में कन्वर्ट हुआ है, और इनफैक्ट अगर आप देखें तो एफआई के पोजीशंस के सामने ये जो ओवरऑल डेटा था वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि उन्होंने अपनी पुट्स के काफी बेट्स बढ़ा दिए थे। लेकिन एक बात तय है कि इस लेवल पे हम लोग 50 दिन के एवरेज को एक सपोर्ट लेके एक रिबाउंड करने की कोशिश भी कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है शायद हमें 1-2 दिन में अच्छा रिबाउंड देखने मिलेगा और काफी सारे स्टॉक्स काफी अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब आ चुके हैं। तो करंट लेवल से अगर छोटा ऑप्शन के बेसिस पे अगर कुछ बाय करना है तो मुझे लगता है कि HDFC लिमिटेड पे हमें फोकस करना है, जो यहाँ पे तकरीबन ट्रेड कर रहा है 2415 2420 के करीब। और यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट मंथ के अगर इसके कॉल्स देखता हूँ तो यहाँ पे जो 2500 के जो कॉल है वो तकरीबन ट्रेड कर रहे हैं 70 रुपए के करीब। यहाँ पे हमें 35 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट्स नजर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं इसमें 120 से लेकर 130 के। तो HDFC लिमिटेड के 2500 के कॉल ऑप्शन अगले महीने के लेने की राय रहेगी। ओके, 2500 रुपए वाला 100 रुपए ऊपर 80 रुपए ऊपर का कॉल ऑप्शन खरीदना है 70 रुपए में, 35 रुपए का स्टॉप लॉस, 120 130 के टारगेट के लिए HDFC के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय। श्रीकांत जी एक ही है और भी कुछ? नहीं, एक ही है वैसे तो, क्योंकि अभी बाकी और भी मिलेंगे स्टॉक तो बताऊंगा मैं आपको। हाँ बिल्कुल। तो चलिए, ये तो है ही आपके लिए। और इस बीच एप्को टैक्स के भी रिजल्ट्स आए हैं और नतीजे के बाद स्टॉक थोड़ा कमजोर है, 1% नीचे दिख रहा है। GSL तो कोई आज एक भी स्टॉक ऐसा नहीं दिख रहा है रिजल्ट के बाद ऊपर हो। कोलगेट छोड़ दो, आज एक्सेस कल अस्थि पाइप वो कल का एक्सेस रिएक्ट कर रहा है। हाँ, कल का एक्सेस और थोड़ा बहुत ये टीम लीज वगैरह कल वाले ज्यादा है। ओके, कोलगेट जरूर नतीजे के बाद ऊपर है अभी भी। ओके, आपको टैक्स जैन साहब ने रेकमेंड किया? हाँ, जैन साहब का तो पसंद है, जैन साहब से एक बार पूछे। हाँ। जैन साहब कैसे देख रहे हैं आपको टैक्स? हालांकि नतीजों के बाद स्टॉक ने रिएक्शन नहीं दिया है, पर इन लेवल्स पर क्या अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट है? हाँ बिल्कुल, देखिए रिसेंटली मैंने रेकमेंड भी किया था और मुझे ठीक लगता है, काफी वैसे प्रॉमिसिंग लगता है मुझे पूरा ये सेगमेंट ही और पर्टिकुलरली ये कंपनी की पेडिग्री भी। और असाही सांगवान का भी रिजल्ट आया, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, मगर चूंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स खराब है तो वो एक वैसी लेवल पे है। तो आज शायद काफी सारे जो जैन साहब के जेम्स वाले स्टॉक्स है उनके रिजल्ट्स है, तो उसकी भी एनालिसिस और एक बार फिर से करेंगे। बट यस, मेरे हिसाब से जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। और दूसरा असाही सांगवान, उसके रिजल्ट्स तो बहुत ही बढ़िया है, वो मुझे और बढ़िया लगा। सांगवान और आपको टैक्स दोनों पर रखे नजर। और कौन से जैन साहब नतीजे आने वाले जहां पर आप नजर रख रहे हैं? कोई इनमें से स्टैंड आउट क्वार्टर जिसकी आपकी एक्सपेक्टेशन हो? देखिए रिजल्ट्स में इनफैक्ट एलेम्बिक लिमिटेड है, हालांकि उसको मैंने रेकमेंड नहीं किया। एरिस लाइफ साइंसेस, वहां पे रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और इनफैक्ट आज तेज भी है। एरिस लाइफ साइंसेस समहाउ थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। फिर थोड़ा सा ओरिएंट सीमेंट पे है, OFSS का भी रिजल्ट्स है आज बहुत सारे। और इनफैक्ट जैसा आपने बोला और वरुण जी ने बोला कि स्टूडियो तक आने में ही हर सेकंड में हर मिनट में रिजल्ट्स आ रहे हैं। इनफैक्ट आगे आने वाले 10-15 दिन ऐसे ही रहेंगे और बहुत सारे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स जो भी हमारे सीरीज के रहेंगे तो सर्टेनली हम लोग पूरी नजरें बनाए हुए हैं। और जहां पे भी कोई भी एक्सट्रीमली खराब रिजल्ट्स आएंगे तो उन पे जरूर से कॉशन करेंगे, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो उनके बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल, तो एक बड़ा दिन है जहां तक नतीजों का सवाल है। कैश मार्केट, वायदा कारोबार, भरपूर नतीजे आने वाले हैं और इंतजार भी उसी का है। एक स्पेस जहां पर आप थोड़ा एक्शन बनते हुए देख रहे हैं, हालांकि आज की गिरावट में तो ऑफकोर्स वीकनेस है, पर मीडिया कंपनीज के लिए कुछ अहम ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। क्या है ये बातें, आइए जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताएं। देखिए मीडिया कंपनीज में देखिए सबसे बड़ा रेवेन्यू जो रहता है वो तो आपको पता ही है कि एड रेवेन्यूज देते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनको आता है और बेसिकली यही वो रेवेन्यू स्ट्रीम है जहाँ से आती है। और खासकर इस बार अगर आप देखेंगे तो जितनी FMCG कंपनीज है उन्होंने अपने जो एड एक्सपेंस है उनको बढ़ा दिया। देखिए जितनी भी मीडिया कंपनीज है और खासकर उसमें जो टीवी मीडिया कंपनीज है उनके 30-40% के आसपास के रेवेन्यूज जो है वो वैसे भी FMCG कंपनीज से आते हैं। और ये कंपनीज अगर अपने एड स्पेंड्स बढ़ाती है तो उसका सीधा इंपैक्ट जो है आपको इन कंपनीज के रेवेन्यूज में देखने मिलता है। आप एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, HUL ने इस क्वार्टर में साल दर साल अपने एड और प्रमोशनल एक्सपेंस, याद रखिए एड एंड प्रमोशन है ये, उसमें करीब 19% की बढ़ोतरी की। इमामी ने 60% के आसपास की बढ़ोतरी की। ज्योति लैब्स 18% की बढ़ोतरी की है। मेरिको ने 2% के आसपास की बढ़ोतरी की। और ये साल दर साल में बता रहा हूँ। क्वार्टर देखेंगे तो इनके एड एक्सपेंसेस में आपको और भी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। HUL 22% के आसपास, ज्योति लैब 40% के आसपास की बढ़ोतरी कर चुका है। और सिर्फ ये FMCG कंपनीज नहीं, बल्कि अगर आप लिकर कंपनीज, वायर कंपनीज देखेंगे तो कंजम्पशन से रिलेटेड ज़्यादातर कंपनीज जो है उन्होंने अपने एड्स और प्रमोशनल के जो एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, उनको बढ़ा दिया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स साल दर साल करीब 28% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। हेवल्स, पॉलीकैब, माफ कीजिएगा, क्वार्टर है जहाँ पे 165%, 178% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। तो क्वार्टर तो ये जितनी भी कंपनीज है उनके एड एक्सपेंसेस में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है।
एफएमसीजी कंपनीज में क्वार्टर के साथ साथ ईयर भी अगर आप देखेंगे तो एड एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी हुई है और इसका सीधा इम्पैक्ट जो है खासकर जितनी टीवी कंपनीज है जैसे कि सन टीवी है और बाकी कंपनीज है वहाँ पे आपको देखने मिलेगा। तो इनके लिए अब अच्छे दिन आने वाले हैं। वाह क्या बात है। अच्छा ये वजह क्या है कि इतनी एफएमसीजी कंपनी ने इतने खर्चे बढ़ाए अपने ऐड पर? देखिए अनिल जी, उसके पहले क्वार्टर में तो आपने खर्चे किए नहीं थे और इसके बाद आपने जब मार्केट में अपने प्रोडक्ट बेचना चाहा, आपने मतलब उन कंपनी ने आपने नहीं मेरे पास होते मैं क्यों नहीं करता भाई। हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम तो लेने वाले में हम इस तरफ है ऐड का फायदा हमें है। वो तो है। और बाकी फिर अनिल जी देखिए फिर इन लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किए इनके, तो जाहिर सी बात है आपको अपने प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करना था, तो आपको इन कंपनियों को खर्चे तो करने ही थे, तो इसके लिए इन्होंने खर्चे बढ़ाए अपने और सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी है। देखिए एक्चुअल 22%, ज्योति लैब 40%। इस तरह से खर्चे बढ़ा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में, और ये सिर्फ टीवी और प्रिंट में नहीं है, अब तो ये सोशल मीडिया पे भी अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं। तो उस स्पेस को भी आपको नजर में रखना चाहिए, जैसे कि एप्पल है, वो एक काउंटर है जो कि इस स्ट्रीम में है, तो वहां भी नजर रखना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एफएमसीजी कंपनियों की तरफ विज्ञापन और मार्केटिंग के खर्चे बढ़ने का फायदा मीडिया कंपनियों पर। आइए आगे बढ़ने से पहले कुछ ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा इसका? होना तो चाहिए, मैं भी आप ही की तरह हूँ। आप ये दुआ करो मुझे तो फायदा हो। हम तो करेंगे सर, फिर हमारा भी ताकि सबको फायदा हो। बिल्कुल, इस बीच फायदा हुआ है हमारे दर्शकों को। आरबीएल बैंक जो हमने सोमवार को शॉर्ट करने की राय दी थी 223 में, 216, 213 और 210 तीन टारगेट थे आरबीएल बैंक के। तीनों टारगेट हासिल हो चुके हैं। आज का लो है 208 रुपये 70 पैसे, आप अपने शॉर्ट काट सकते हैं और कल नई सीरीज में फिर से देखा जाएगा, तो एक बार आप अपनी शॉर्ट काट लें। एल&टी फाइनेंस दूसरा स्टॉक था जहां पर शॉर्ट करने की राय दी थी 89-25 के आसपास। एल&टी फाइनेंस में हमने बिकवाली की राय दी थी और यहां पर टारगेट 87, 85 और तीसरा टारगेट 80 का था, तो 85 के आसपास के टारगेट आ गए। आज का लो 85.20 है। जिन लोगों को एक्सपायरी तक का ट्रेड लेना था वो शॉर्ट पोजीशन काट सकते हैं, और जो अब आगे के लिए ट्रेड करना चाहते हैं वो 87 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। M&M फाइनेंस कल का मैंने कहा अपडेट दे दूं, 173, 176 की रेंज में शॉर्ट करने की राय दी थी। 168 पहला टारगेट था, 164 दूसरा टारगेट था। आज का लो है 164 रुपये 10 पैसे। दोनों टारगेट आ चुके हैं। अब आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लें, निकल जाएं। रिजल्ट आएंगे अभी, लेकिन अब रिजल्ट की रिस्क क्यों रखनी? जब दोनों टारगेट आ गए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और फिर भी आपको रखनी है तो फिर इसको पुट में कन्वर्ट कर लें, ज़्यादा बढ़िया है, ताकि आपका प्रॉफिट प्रोटेक्ट हो जाए। आखिरी कॉल जो मैंने कल दिया था श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, वहाँ पर टारगेट आपको दिए थे 1125, 1100 और 1090। आज का लो है 1099 का। 1100 का दूसरा टारगेट भी आ चुका है। यहाँ पर भी आप प्रॉफिट बुक कर लें या फिर पुट में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि रिजल्ट आने वाले तो रिजल्ट की वॉलेटिलिटी क्यों रखनी। तो मेरी तरफ से मैं ये चारों कॉल्स में मुक्त हो चुका हूँ। कैनरा बैंक दो टारगेट्स आ गए। कैनरा बैंक के भी दोनों टारगेट 126, 124 दोनों टारगेट। हाँ, तो बस निकल सकते हैं वो इंटरडे का स्टॉक ऑफ द डे था, एग्जिट। तो मेरी तरफ से सारे जितने शॉर्ट्स खोल लिए, मैं एक बार चाहें तो सब प्रॉफिट बुक कर लें। अब आगे अपनी रिस्क मैनेजमेंट आप देख लें। बिल्कुल सर, तो 5 की 5 कॉल सुपरहिट रही और टारगेट्स भी आपको आते हुए दिखे। अगर आप चाहें मुनाफा बुक कर लें, जैसे कि अनिल जी कह रहे हैं, अगर स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं तो अपने रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस प्लेस कर लेते हैं। पर देख लेते हैं कैनरा बैंक आज का स्टॉक ऑफ द डे क्या सलाह दी गई थी आपको। मुझे लगता है कि जिस तरह की उम्मीदें, जिस तरह की एक्सपेक्टेशन जनवरी सीरीज में कैनरा बैंक से थी वो हुई नहीं। लॉन्ग्स बने हुए भी हैं जो कम होने, और दूसरी बात है कि जिस तरह के रिजल्ट्स हैं आप बैंक ऑफ बड़ौदा से कंपेयर करें तो कहीं कमजोर है। तो मुझे लगता है कैनरा बैंक रिजल्ट्स के बाद कुछ और गिर सकता है। कल भी गिरा, 126, 124 दो छोटे लेवल्स हैं, और 121 ये नीचे का एक और टारगेट बनता है, जिसके लिए आपको बिकवाली करनी चाहिए। छोटा सा स्टॉप लॉस 132 का रखें। कैनरा बैंक आज सुबह का हमारा स्टॉक ऑफ द डे, जहां पर शॉर्ट करने की राय, और स्टॉक स्पेसिफिक टारगेट 124, 126 के थे, वहां तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो ये रही आपके लिए अनिल जी की तरफ से कुछ सुपरहिट कॉल्स जहां पर आपको टारगेट आते हुए दिखे हैं। एक स्टॉक जो काफी एक्टिवली ट्रेडर्स रेडार पर रहता है, टाटा पावर, इसको पुल अप करिए, थोड़ा एक्शन आ रहा है। GSECL प्रोजेक्ट्स
के लिए इन्हें एक ऑर्डर मिला है लगभग 460 करोड़ रुपए का। पिछले कुछ दिनों पहले भी इन्हें लगभग 1200 करोड़ रुपए का शायद एनटीपीसी से एक ऑर्डर मिला था। अब गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन की तरफ से एक 460 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। तो लगातार अच्छे ट्रिगर्स आ रहे हैं। स्टॉक सुमित जी वैसे तो पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन रेंज में दिख रहा है, पर टाटा पावर अब मूव के लिए तैयार होते दिख रहा है या फिर इसी रेंज के आसपास देखेंगे? दिवांशु, मार्केट्स में रिकवरी आएगी तब भी स्टॉक चलेगा, जब तक नहीं आएगी तब तक दिक्कत ही लगती है। स्टॉक में ऊपर में जो इमीडिएट हर्डल है 79 रुपीज 80 पैसे या 80 रुपए के आसपास का मान के चलिए। 80 रुपए का लेवल टूटेगा, उसके बाद ही कोई बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। जब तक 80 का लेवल नहीं टूटता तब तक थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है, और नीचे में 75 रुपए का लेवल टूटने पे दबाव और बढ़ेगा। तो 75 से 80 का रेंज मान के चले, इधर साइड ब्रेकआउट मूव देखने को मिलेगा। तो यह है आपके लिए टाटा पावर, और पिछले कुछ मिनटों में थोड़ी रिकवरी भी आती हुई दिख रही है। कंपनी ने अच्छे ऑर्डर्स देखे हैं और बाकी ट्रिगर्स भी काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, पर ऑफ कोर्स आज की गिरावट में आप यहां पर वीकनेस ज़रूर आते हुए देख रहे हैं। हैवेल्स इंडिया इस बीच यहाँ पर देखिए, सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे, अच्छी मूव आ रही है और हैवेल्स पॉजिटिविटी मेंटेन कर रहा है। 6% का एक्शन आपको हैवेल्स पर आते हुए दिख रहा है, तो ये स्टॉक फोकस में है। पीवीआर एक और स्टॉक जहां पर आप बढ़िया एक्शन देख रहे हैं, और यहां पर खबरों का भी सपोर्ट है और साथ ही क्यूआईपी भी देखा है। अब थोड़ी वीकनेस आती हुई दिख रही है, सुबह से होल्ड आउट करके अब ब्रेकडाउन दिखा रहे हैं सर पीवीआर। मल्टीप्लेक्स शेयर एक्शन में है, तो ये मल्टीप्लेक्स शेयरों में एक्शन क्या है कुशल बताने के लिए हमारे साथ तैयार है। कुशल, खाली पीवीआर में या सब जगह एक्शन हो रहा है? सब जगह एक्शन है। क्या है इसमें एक्शन की सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार की तरफ से 50% कैपेसिटी अलाउंस की गई थी, उस पे अब रिलैक्सेशन मिल गई है। तो नया जो एसओपी आया है, जो 27 जनवरी को इन्होंने रिलीज किया है, उससे ये चीज़ क्लियर है कि 50% से ज़्यादा जो है ये अपने जो ऑडिटोरियम की कैपेसिटी है उसको यूज़ कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि आप देखिए काफ़ी सारे स्टेट्स जो हैं उन्होंने ऑलरेडी, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल अगर आप तमिलनाडु का देखें तो उन्होंने हाल फिलहाल ही जब उनकी जो एक नई मूवी मास्टर रिलीज हुई थी, उसकी वजह से उन्होंने 100% कैपेसिटी अलाउ कर दी थी, फिर उसको वापस से लिया गया। पर कहीं ना कहीं अब सरकार भी ये देख रही है कि जिस तरह से पिछले 4 महीनों में कोविड केसेस रिड्यूस हो रहे हैं लगातार भारत में, उसको देखते हुए इन्होंने इस गाइडेंस को रिलैक्स करते हुए ये दिखे हैं, जिसका क्लियर बेनिफिट जो है अब इनकी जो कंटेंट पाइपलाइन है, जो मूवी पाइपलाइन है, उस वजह से जितने भी एग्जिबिटर स्पेस में कंपनियां हैं, पीवीआर, आइनॉक्स लेजर, इनको फायदा मिलता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो साउथ में फरवरी महीने में जो है, यानी कि कल से जब इनफैक्ट 1 फरवरी से 28 फरवरी तक जो ये जो गाइडलाइन लागू हो रही है, इस दौरान जो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये चारों लैंग्वेज की जो मूवीज है, रीजनल मूवीज, वो आती हुई दिखेंगी। और इससे जो इनके साउथ में प्रेजेंस है, सिनेमा स्क्रीन स्पेस अगर आप देखें तो दक्षिण भारत में पीवीआर की टोटल स्क्रीन में करीब 34% है और साथ ही आइनॉक्स की ऑलमोस्ट 22% है। तो यहाँ से तो ऑलमोस्ट क्लियर इंडिकेशन है कि रेवेन्यू जो है वो एकदम क्लियरली आते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट जब मास्टर रिलीज हुई थी पोंगल के टाइम पे, तो उस टाइम पे इन्होंने पहले 5 दिनों में 82 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। तो वो जा कौन रहा है पिक्चर देखने? बंसल जी तो घर से बाहर नहीं निकल रहे। बंसल जी पिक्चर देखना शुरू किया कि नहीं अभी तक? अरे नहीं अनिल जी, अभी इतने अनिल जी मतलब कि जेम्स बॉन्ड नहीं हो अनिल जी। तो अभी तो बिल्कुल नहीं शुरू करा। आपको दिखाते होंगे। लेकिन साउथ में ज्यादा रिलीज हो रही है मूवीज, साउथ में रिलीज हो रही है। इनफैक्ट अब जो हिंदी बॉलीवुड मूवीज है वहां पर भी एक्सपेक्टेशंस है, जैसे 83 रणवीर सिंह की आने वाली है, सूर्यवंशी अक्षय कुमार की है। 1983 1983 है, खाली 83 है उसका नाम। 83 है खाली 83 है। मूवीज नहीं देखी बहुत दिन से। नहीं आई कहां से देखेंगे, अब तो आएगी। वो कपिल देव की लाइफ में बन रही है। कपिल देव वो जो वर्ल्ड कप जीता था ना इंडियन टीम ने, उसके ऊपर बन रही, उसमें रणवीर सिंह। और कौन सी आ रही? मैं खाली जनरल नॉलेज के स्टॉक के हिसाब से नहीं पूछ रहा। 83 है सर। हाँ पता तो रहे ना कौन कौन सी आ रही है। सूर्यवंशी एक आ रही है। सूर्यवंशी आ रही है अक्षय कुमार की, जो सेटमैक्स पे आती है हर रोज। अच्छा वो सूर्यवंशम है। मुझे लगा वापस वो थिएटर में देखने कोई नहीं जाएगा। एक उससे ही अच्छा सूर्यवंशम है वो। अच्छा ये वंशी आ रही है। ओके, और ये किसकी है सूर्यवंशी? ये अक्षय कुमार की। अच्छा, और कौन सी? रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं, और एक लाल सिंह चड्ढा है। अच्छा, ये आमिर खान की। हाँ ये मैंने कहीं सुना था। ओके, बंसल जी तीनों में से कौन सी देखेंगे? अनिल जी देखिए, वो सूर्यवंशी तो देखेंगे अनिल जी। वो तो आप मानेंगे अनिल जी, कोविड से पहले की मूवी है, इन्होंने ओटीटी पे भी रिलीज नहीं करी, तो वो मूवी तो अनिल जी देखनी चाहिए। और वो जो लाल सिंह चड्ढा जो आमिर खान वाली है, वो भी देखने वाली मूवी है अनिल जी। सलमान खान की भी तो आ रही है, राधे राधे आ रही।
आशीष जी होते तो अभी तुरंत बता देते। आशीष जी के फेवरेट है ना वो। मई में शायद मई में आ सकती है ऐसा कह रहे हैं। और भी ठीक है, चलिए हमको तो खाली फिल्म की नॉलेज, बाकी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हमारा नहीं था, हमें पता रहे कि कौन कौन सी रिलीज हो रही है तो आगे ध्यान रहे। लेकिन चलिए सारे के सारे स्टॉक एक्शन में है और वजह आपको बता दी कि फिल्में रिलीज होने जा रही हैं और अब मल्टीप्लेक्सेस में कैपेसिटी भी बढ़ रही है। आइए वसीम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करते हैं उनका भी स्वागत है एक बार फिर से। स्वागत है वसीम साहब आपका। बताएं सर पहले तो अपडेट और उसके बाद आपकी फ्रेश कॉल्स लेता हूं सर। अपडेट सर, बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, जेएसडब्ल्यू, आरबीएल चारों में बाय है, बने रहिए, यू विल मेक गुड मनी। और जैसे आप कर रहे थे अभी फिल्म हॉल भी खुल गए, रेलवेज भी खुल गई है, एयरलाइन ट्रैफिक भी खुल गया है, तो जो आपको आसार दिख रहे हैं शेयर बाजार में, आप थोड़ा सा निवेश कीजिए जो शेयर आपको अच्छे लगते हैं, तो आपको फरवरी के सेकंड हाफ में ये सारी पिक्चरें आपको फ्री में दिख जाएंगी। तो ठीक बात है, बिल्कुल। तो अब आपके लिए सर 2 बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर प्लीज बताएं। तो पहला बाय होगा सर श्री सीमेंट, 22,900 से 23,000 के बीच में लीजिए, 22,450 का स्टॉप लॉस, 24,500। सीमेंट नंबर्स आर फंटास्टिक, श्री सीमेंट विल अगेन कम आउट फ्रॉम द ब्लू, तो ये आपके लिए श्री सीमेंट का बाय है। दूसरा बाय मैं रीइटरेट करता हूँ, कल भी मैंने दिया था सन के नंबर्स कल बेस्ट इन द लास्ट 18 क्वार्टर्स होंगे, तो 559.60 में लीजिए, 550 का स्टॉप लॉस है, 625 का टारगेट। ओके, तो 2 स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय, श्री सीमेंट और सन फार्मा। सन टीवी है सर, सॉरी सन टीवी है, सन फार्मा सर, सन फार्मा होगा, हाँ सन फार्मा होगा, करेक्ट। सन फार्मा खरीदना है 560 में, 550 का स्टॉप लॉस और 625 का टारगेट। श्री सीमेंट खरीदना है 22,900, 22,950 के आसपास, 22,450 का स्टॉप लॉस और 24,500 के टारगेट के लिए। तो ये है वसीम आपकी तरफ से खरीदारी करने की राय। धन्यवाद सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बेहतरीन पिक्स देने के लिए। आइए सुमित जी तैयार है अपने सुपरहिट के साथ। बताइए सुमित जी क्या करना है? सेल साइड का स्टॉक रडार पे आया है और स्टॉक है बैंकिंग स्पेस में इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में दिसंबर के लोस ब्रेक हो रहे हैं अनिल जी, लास्ट 2 महीने के लोस पे स्टॉक अभी आ चुका है, 790 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। इंडसइंड बैंक में यहां से गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिलनी चाहिए, इसने रिसेंट के सपोर्ट तोड़ दिए हैं, स्विंग लो के नीचे आ चुका है, तो इंडसइंड बैंक में यहां पे बिकवाली करके काम करें। 820 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में इंडसइंड बैंक में जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 750 रुपए से लेकर 740 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, इसके लिए इंडसइंड बैंक में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। ऑप्शंस के जरिए 780 वाला पुट 48 पे अभी ट्रेड कर रहा है, सीएमपी पे लेने का सलाह रहेगा। 30 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में जो टारगेट्स बनेंगे 60 रुपए से लेकर 70 रुपए तक के बनेंगे। इंडसइंड बैंक का 780 का पुट लिया जा सकता है और सेल करके काम किया जा सकता है 750 से 740 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक। और सबसे पहले अनिल जी ने आपने यहाँ पर कहा था कि गिरावट आ रही है, आपने और वागले साहब ने आइडेंटिफाई करा था, वहाँ से देखिए प्रेशर बन रहा है। लॉरस लैब्स यहाँ पर आपको आए हैं नतीजे और अच्छे नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आय 730 करोड़ से बढ़कर 1290 करोड़ की आई है, तो आय में आपने अच्छी बढ़त देखी और मुनाफे में भी अगर आप देखें तो अच्छा ही आंकड़ा मुनाफे का आते हुए दिख रहा है। 73 करोड़ से बढ़कर मुनाफा इनका है 273 करोड़ का, तो मुनाफे में 200 करोड़ रुपए का आपने उछाल आते हुए देखा है। 3.5 टाइम्स, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स आपने मुनाफे में बढ़त देखी। दीप मैं ये बता दूं कि नंबर्स कितने अच्छे हो, बता दूं देखो हमारा अनुमान था मुनाफे का 250 करोड़ का। ओके, क्योंकि हमने जो नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे उसके हिसाब से अनुमान लगाया था। अच्छा सर, 240% मुनाफा बढ़कर आएगा, तो 250 करोड़ के सामने 273 करोड़ आए, तो वहां से भी अच्छा है। अच्छा है। आय हमारा अंदाजा था 1180 करोड़ का, कितनी आई? 1288 करोड़, 100 करोड़ ज्यादा आई है, वो भी अच्छा है। कामकाजी मुनाफे का हमारा आंकड़ा है 385 करोड़ का और 32.5% के मार्जिन हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। कामकाजी मुनाफा आया है 426 करोड़ का, ये भी अच्छा है। तो तीनों ही पैरामीटर पर लॉरस लैब के नतीजे उम्मीद से बेहतर, उम्मीद से भी बेहतर है, दमदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं सर। कुणाल जी चार्ट्स देखकर बताएं लॉरस लैब्स 360 के लेवल्स पर। कुणाल जी करेगा, आपको इसमें बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो मेरी राय में दीपांशु इसमें 366 तक की एक तेजी इमीडिएटली बननी चाहिए। 366 पार हुआ तो इस स्टॉक में आपको वापस से जो इसके लाइफ टाइम हाई लेवल है 384-85 के वो लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, मेजर सपोर्ट से बाउंस हो रहा है, 366 के ऊपर अग्रेसिव बाय करने की राय।
ओके 40 पैसे का डिविडेंड का भी इन्होंने ऐलान करा है। खैर वो तो एक छोटी सी खबर है, बट दमदार नतीजे आपको लॉरस की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं इस समय, और स्टॉक थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश कर रहा है। आज वैसे कमजोर बाजार में वीकनेस दिखा रहा है, बट रिकवरी की भी कोशिश लॉरस आपको करते हुए दिख रहा है, तो नजर रखिए इस चार्ट पर एक्शन बन रहा है। सीमेंस यहाँ पर निचले स्तरों से एक्शन आपको थोड़ा बनते हुए दिखा है, अभी मूव आई है। आरईसी पर थोड़ा एक मूव आते हुए दिख रहा है। एक बार सुमित जी से आरईसी के चार्ट पर पूछा जाए, सुमित जी क्या चल रहा है 138 के लेवल्स पर, क्या ट्रेड है यहाँ पे? दीपांशु देखिए, स्टॉक के अंदर आज मोमेंटम थोड़ा सा आया है लोअर लेवल से, लेकिन बड़ी तेजी का संकेत नहीं मिल रहा है। 139 140 का लेवल टूटेगा, उसके बाद ही स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप होगा। जब तक वो लेवल्स ऊपर में नहीं टूटते हैं तब तक थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, लेकिन नीचे में स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान में रखें 132 133 के आसपास का। 32 133 के आसपास का लेवल नजर में रखें। पिछले कुछ मिनटों में आरईसी में बढ़िया खरीदारी होती हुई दिख रही है, अच्छी वाली मूव आ रही है, बिल्कुल ठीक बात है। कल का दिन फार्मा शेयरों के लिए बड़ा है। डॉक्टर सिप्ला सन तीनों एक साथ रिजल्ट देंगे, ये सोच समझ के इन्होंने डिसाइड किया। सीमेंट कंपनी की तरह काट रिजल्ट वाले दिन एक साथ देंगे हम, लेकिन 3 ये बड़ी कंपनियां हैं जो एक साथ रिजल्ट देने वाली है, इन पर नजर रखिए। और चोलामंडलम, मनापुरम, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये 3 कंपनियां और जो अपनी एक ही स्पेस की NBFC, ये भी कल रिजल्ट देंगी। इसके अलावा टाटा मोटर्स, वेदांता, 2 कंपनियां जो अंतर्राष्ट्रीय कारोबारों से ज़्यादा जुड़ी हुई, ये 2 कंपनियां भी अपने रिजल्ट कल पेश करने वाली। तो रिजल्ट के लिहाज से कल 7 तो निफ्टी की कंपनियां और 7 वायदा कारोबार की। अभी तक जो मेरे पास 14 कंपनियों के रिजल्ट कल भी है, बड़े रिजल्ट का दिन है। इन टर्म्स ऑफ क्वांटम कल का दिन और बड़ा रहेगा। हाँ, नंबर ऑफ रिजल्ट ज़्यादा होंगे। हाँ, काफ़ी कंपनियां ऐसी जो आखिरी दिन तक के लिए इंतजार नहीं करना चाहती। रिजल्ट आखिरी दिन ही है ना कल, तो ऐसा देखा जाए इस महीने का 15 तारीख तक आएगा, 15 फरवरी तक आएंगे, लेकिन उससे पहले ये अच्छी बात है। ये सर बजट के दिन कोई बड़े नतीजे नहीं है। हाँ सर, कुछ कैश है, बट वैसे सबने ये डिसाइड किया। ओ बैंक निफ्टी लाइए जरा, बैंक निफ्टी सर शार्प रिकवरी 30,250। ये कब हुआ? चुटकियों में अभी 30,050 देखा था मैंने, अभी मतलब विद इन सेकेंड्स। माय गॉड, गजब। ये आप कह रहे थे 200-300 के एक लेवल की अटेम्प्ट आ सकता है, वही अटेम्प्ट 30-300 तक का लेवल है। 30-275 एग्जैक्ट 275 ही आया, आप हाई देख लीजिए, वही 275 है। वो लेवल दिख रहा था, वो वहाँ से एक वहाँ तक का यात्रा करनी जरूरी थी, वो शॉर्ट कवरिंग के लिए। लेकिन निफ्टी साथ नहीं दे रहा, डाउ फ्यूचर साथ नहीं दे रहा, नहीं तो बैंक निफ्टी कमाल ही कर जाता था आज। तो चलिए आखिरी मिनटों में कुछ रिकवरी, कुछ खरीदारी तो आई है कम से कम, ये अच्छी बात है। शार्प रिकवरी आई है सर। और आई थिंक विश्वेश जी जो कॉल देकर गए थे वहां पर भी आई थिंक एक्शन आ रहा होगा। विश्वेश जी की कॉल का अपडेट लेंगे। श्रीकांत जी को एक कॉल देनी है, तो एक बिगुल श्रीकांत जी के लिए BTSTT। बताएं श्रीकांत जी। दीपांशु, वैसे बिल्कुल बैंक निफ्टी में काफी अच्छी तेजी बनी है, इनफैक्ट रिबाउंड अच्छा आ रहा है। और अगर सरप्राइजिंग अगर फॉर्मेशन अगर किसी में अगर बना है तो वो है एक्सिस बैंक में। ऐसे जो शॉकिंग फॉर्मेशन होते हैं वो मुझे काफी अच्छे लगते हैं, और उसमें एक जो तेजी बनी है उसमें जो कल के हाई को क्रॉस किया है, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में शायद 720 या 730 के लेवल्स को भी दिखा सकता है। करंट लेवल्स वैसे 665 667 के करीब के हैं, तो 668 के करीब ट्रेड कर रहा है। इसे बाय करके चले। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 655 रुपए का, और टारगेट्स हम रखेंगे यहाँ पे 700 रुपए के। तो एक्सिस बैंक को BTST के बेसिस पे बाय किया जा सकता है। ओके, तो एक्सिस बैंक पर करी खरीदारी आज का स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट रहा है जहां तक बैंकिंग पैक का सवाल है, और आराम से इसने होल्ड आउट करा है एक वीक बाजार में, और अब तो देखिए रिकवरी आ रही है तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इस बीच MTNL BSNL इसके मर्जर का प्रस्ताव टाल दिया गया है। फिलहाल जो मर्जर की प्रक्रिया जिसकी बातचीत चल रही थी वो इस समय के लिए टल चुकी है, और MTNL का स्टॉक देखिए इस पर रिएक्ट भी कर रहा है। 15% का उछाल आपको आते हुए दिख रहा है। MTNL पर ज़्यादा कर्ज की वजह से इस प्रक्रिया को अभी के लिए तो टाल दिया है, आगे जाकर फिर से इस पर सरकार सोच विचार कर सकती है। तो एक रिलीफ मूव आ रही है जहाँ तक स्टॉक का सवाल है, बट ऑफकोर्स आगे जाकर क्या होगा वहां पर नजर रखनी पड़ेगी। कैबिनेट इसके मर्जर का अंतिम फैसला लेगी। पर बैंक निफ्टी पर नजर रखिए, अच्छी रिकवरी आई और उसकी वजह से आपने देखा है निफ्टी भी 50 अंक सुधरा है, और निचले स्तरों से सारे के सारे बैंकिंग और फाइनेंशियल नेम्स आपको एक रिकवरी के आधार दिखा रहे हैं।
कमिंस यहाँ पर भी नजर रखते हैं, इसके नतीजे आने वाले हैं। और आरबीएल बैंक जहाँ पर हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से 1.5% की इस समय कुछ ही मिनटों में रिकवरी आई है, इसके भी नतीजे आने वाले हैं। तो कैसे रहेंगे आरबीएल बैंक के नतीजे, आइए जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताएं। बिल्कुल, इस बार आरबीएल बैंक के नतीजे मुनाफे के हिसाब से आपको अच्छे दिखेंगे, करीब 45 to 50% तक का जंप दिखेगा, लेकिन ब्याज से आय इस बार करीब 2 से 5% ही बढ़ने का अनुमान है। अब देखिए, जो टैक्स से राहत मिलती हुई दिखेगी उसके चलते और प्रोविजंस कम होते हुए दिखेंगे, और इसी के चलते आपके मुनाफे का जो नंबर है वो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। लेकिन जो लोन ग्रोथ है वो इस बार थोड़ी सी सपाट रह सकती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स में इस बार अच्छी ग्रोथ आने का अनुमान है। माइक्रो फाइनेंस लोन्स कितने बढ़ते हैं इस पर भी नजर रहेगी, और दूसरी तरफ जो असेट क्वालिटी है इस पर आप वॉच आउट करें। इस बार जो रिटेल साइड पर असेट क्वालिटी है वो थोड़ी सी कमजोर होने का अनुमान लगाया जा रहा है, और जो मोरिटोरियम के चलते हम देखेंगे इनके ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस है ये भी काफी बढ़ते हुए दिख सकते हैं, और जो गैप है वो थोड़ा सा बड़ा होता हुआ दिख सकता है। वेस्ट बंगाल असम में इनका एक्सपोजर है, वहां पे कलेक्शन एफिशिएंसी में कितना सुधार आता हुआ दिख रहा है, इस पर कमेंट्री पर नजर रखें। और माना यही जा रहा है कि बीबी और उससे भी जो कम वाली बुक्स होती है वो इस बार थोड़ी सी कम होती है, उसमें भी थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, पर इस पर नजर रखें। तो कुल मिला के असेट क्वालिटी इस बार थोड़ी सी खराब हो सकती है, मार्जिन फ्लैट रह सकते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़े से कम हुए, लेकिन ओवरऑल मुनाफा थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन ब्याज से आय केवल 5% तक बढ़ती हुई दिख सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए आरबीएल बैंक जहां पर हम देख रहे हैं सुधार, और इस बीच चैनल जी बैंक निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में बिल्कुल हरे निशान में आ चुका है, 55 पॉइंट ऊपर है। और आज 3:05 का टाइम नहीं दिया था, आज 3 बजे का ही दिया था। दीप देखिए, बढ़िया रिकवरी आ गई, 30-300 तक की रिकवरी की जो उम्मीद थी ऑलमोस्ट वहां तक आ चुका है। अब 30-300 के ऊपर के जो लेवल है मैं बता दूं, 30-450, 30-500 ये अब अगला फाइनल टारगेट बनेगा बैंक निफ्टी का। अगर शॉर्ट कवरिंग और होती है तो निफ्टी भी अब 13,800 के ऊपर आता हुआ है। निफ्टी एक्चुअली निफ्टी नहीं आ रहा है, बैंक निफ्टी ही ऊपर आ रहा है। बैंक निफ्टी के स्टॉक्स की वजह से ही निफ्टी आ रहा है, बाकी दूसरे स्टॉक कुछ भी मूव नहीं हो रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है। आखिरी आधे घंटे में जाने के पहले शानदार रिकवरी आती हुई नजर आ रही है, और आज का लो देखे 29,700 से 30,300, लगभग 600 अंकों की बेहतरीन रिकवरी बैंक निफ्टी से आती हुई दिख रही है। और बहुत ही बढ़िया कॉल जो यहाँ पर दिया है विश्वेश जी ने, उनके टारगेट सारे हासिल होते हुए दिख रहे हैं। आइए अगला कॉल है श्रीकांत जी की तरफ से बीटीएसटी का बिगुल। जी श्रीकांत जी बताएं। जैसे एक्सिस बैंक चला है, मुझे लगता है कि वैसे ही ग्रासिम चल सकता है, और इसके जो फॉर्मेशंस है वो तो इनफैक्ट क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि ये स्टॉक अपने इमीडिएट जो हाईएस्ट लेवल्स थे 1115 के, उसे क्रॉस करके शायद 1150 या 1155 के लेवल्स भी दिखा सकता है। और साथ ही साथ इसके अगर आप मंथली चार्ट को देखते हो तो काफ़ी एक सरप्राइजिंग पैटर्न बना है। सिंस मार्च के लोज के बाद जो इसने रिकवरी की है, एवरी मंथ इसने ग्रीन क्लोजिंग दिया, यानी कि पॉजिटिव क्लोज दिया है। ये महीने में भी जहाँ पे इनफैक्ट निफ्टी लाल निशान में क्लोज होने जा रहा है, तो ग्रासिम को करंट लेवल से बाय करें। 1070 के करीब ट्रेड कर रहा है, वापस 1110 के टारगेट्स हम रख सकते हैं वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, और हम यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है, वो रखना है 1055 रुपये का। के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ग्रासिम में खरीदारी करने की राय है आपके लिए श्रीकांत जी की तरफ से। और दीप थोड़ी देर पहले ही 2:30 बजे के आसपास हम ये कह रहे थे कि सारे शॉर्ट्स काट लीजिए। बिल्कुल सर, मैंने गिनती से सोमवार से लेकर अब तक के चारों शॉर्ट आपको मैंने बोल दिया सारे काट लीजिए, टाइमली एग्जिट हो गया। आई होप कि लोगों ने सुनकर काटा होगा। पहली बात तो किया ही नहीं होगा, बहुत कम लोग करते हैं, जिन्होंने किया होगा उन्होंने काट लिए होंगे। टाइमली आपके शॉर्ट कट गए, ये बड़ी चीज है, क्योंकि थोड़े संकेत शॉर्ट कवरिंग के दिख रहे थे, इसलिए हम कह रहे थे कि 3 के पहले आप देखिए, अगर बैंक निफ्टी टिक गया 30,000 के ऊपर, जिसकी संभावना है दिख भी रही थी, और अभी भी आप देखें निफ्टी मुश्किल से 25-30 पॉइंट बढ़ा है। मजा जो आया वो बैंक निफ्टी में ही आया है। तो बैंक निफ्टी 30,400 तक के टारगेट्स हासिल करता हुआ स्पॉट लेवल पर बहुत ही बेहतरीन रिकवरी, निचले स्तरों से 700 अंक रिकवर हुआ है बैंक निफ्टी। ये है कमाल बैंक निफ्टी का इस वक्त आप देख सकते हैं। एक्सिस, एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये सारे बैंक से जो लीडरशिप लेकर ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। बीईएल नतीजे आने वाले हैं, वरुण तैयार है हमारे साथ बताने के लिए कैसे रहेंगे नतीजे। वरुण बताइए बीईएल के नतीजे। अनिल जी, नतीजे तो अच्छे रहेंगे क्योंकि इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। 4,500 करोड़ के ऑर्डर जो है इस तिमाही में इस कंपनी को मिले, यानी कि साल दर साल अगर आप देखें तो अच्छा खासा उछाल जो है इस कंपनी के ऑर्डर बुक में देखने मिला है। वहीं इस कंपनी की जो एग्जीक्यूशन है वो भी काफ़ी बेहतर रहने वाली है, और ऑपरेटिंग लेवरेज जो है
उसमें सुधार होगा, जिसका फायदा जो है इस कंपनी के मार्जिन में आपको देखने मिलेगा। इसके लिए कुल आय जो है उसमें करीब 33% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 3025 करोड़ के आसपास से आ सकता है। मार्जिन देखिए 15.6% से बढ़ के 17.8% पे आएंगे और मुनाफा जो है उसमें 64% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। 215 करोड़ से बढ़ के ये करीब 350 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। तो नतीजे हर पैमाने पे बीईएल के बेहतरीन रहने वाले हैं। बिल्कुल, तो बीईएल यहाँ पर रखनी है नजर। और स्टॉक में भी हमने भरपूर एक्शन देखा था, उसके बाद 140 के लेवल से थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। देखते हैं नतीजे इस बार कैसे रहेंगे कंपनी के। इस बीच सुमित जी के पास एक कॉल तैयार है, बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, आपने थोड़ी देर पहले भेल के बारे में बात किया था, BHEL। भेल के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। अब कल का हाई ब्रेक हो चुका है, 36 रुपए 40 पैसे पे स्टॉक अभी आ चुका है। पिछले 4 दिन की गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब इसके अंदर मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। और अभी तक मार्केट्स में कुछ खास रिकवरी देखने को मिला नहीं, लेकिन भेल ने एक स्मार्ट रिकवरी ऊपर की तरफ दिखा दी है। तो मार्केट्स में अगर रिकवरी आती है तो भेल एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाएगा। भेल के अंदर ऐसा लग रहा है कि यहां से ऊपर में 38 रुपए से लेके 40 रुपए तक का मूव देखने को मिलना चाहिए। यानी कि अब जब तक नीचे में भेल में 35 रुपए 50 पैसे के लेवल नहीं टूटेंगे, तब तक इसके अंदर लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलना है। फ्रेश खरीदारी करनी है 38 से 40 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। भेल के अंदर ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है, जिसमें 37 वाला कॉल अभी सीएमपी पे खरीदा जा सकता है ₹2.50 ₹2.60 में। ₹1 नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ₹1 नीचे स्पॉट में होता है। ऑप्शंस के अंदर करीब ₹1.90 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 3.5 से लेके ₹4 तक का मूव भेल के 37 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। और स्पॉट के हिसाब से 38 से 40 रुपए तक का मूव जल्दी ही भेल में देखने को मिलना चाहिए। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा भेल में। ओके, तो ये है राय आपके लिए भेल में खरीदारी करने के लिए। आज से 35 रुपए का स्टॉप लॉस 38 से 40 के टारगेट के लिए करे खरीदा। भयंकर वोलेटिलिटी है, मतलब मार्केट में आप देखो 100 पॉइंट 150 पॉइंट के स्विंग तो बैंक निफ्टी में ऐसे हो रही है पलक झपकते, मतलब 30,075 के ऊपर दिखा ही नहीं, मतलब 30,050 के ऊपर कब से 30 सीधा 300 250 हो गया। 200 पॉइंट तो ऐसे पलक झपक मौका ही नहीं दिया। हाँ, वैसे ही हाल है। तो बिल्कुल उसी तरह का ट्रेड होता दिख रहा है। तो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आपको बैंक निफ्टी में इस वक्त नजर आ रही है, जबरदस्त खतरनाक। क्योंकि ग्लोबली कुछ सुधरा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स ही आती हुई दिख रही हैं। क्योंकि बाकी तो आप वीकनेस ही देख रहे हैं, पर जिस तरह से बैंक्स में रिकवरी आई है, इंडसइंड बैंक को भी देखें निचले स्तरों से 2-2.5% ये स्टॉक भी आपको रिकवर होते दिखा है। और जो बाकी बैंक्स हैं वहाँ पर तो आप रिकवरी का माहौल देख ही रहे हैं। तो बैंक्स पर एक्शन बन रहा है सर। तो इंडसइंड बैंक की डिटेल्स देवांशी लेकर आ रही है, जानते हैं सर। तो देवांशी, इंडसइंड बैंक बड़ा एक्शन में, बताइए क्या हो रहा है। बिल्कुल, रिजल्ट्स इस बार इतने अच्छे नहीं आएंगे। आप देखिए जो मुनाफा है वो इस बार करीब 50% तक कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि प्रोविजंस के आंकड़े इस बार काफी बढ़ते हुए दिखेंगे और इसी के चलते मुनाफा इस बार कमजोर होता हुआ दिखेगा। ब्याज से आय इस बार करीब 5 से 10% तक बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन आप देखिए जो ओवरऑल लोन ग्रोथ है वो सपाट ही रहने का अनुमान है। जो रिटेल लोन बुक है वो उसमें थोड़ी सी बढ़त आती हुई दिखेगी, लेकिन जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स है उसमें इस बार अच्छी बढ़त देखने का अनुमान है। ऑटो लोन्स इस बार काफी अच्छे बढ़ते हुए दिखे हैं, तो इस पर नजर रखिए। डिपॉजिट्स बढ़ते हुए दिखे थे और इसी के चलते आप देखिए लो कॉस्ट डिपॉजिट्स के चलते मार्जिन को थोड़ा सा सहारा मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जो एसेट क्वालिटी है वो इस बार खराब होती हुई दिखेगी। ग्रॉस एनपीएस 2.85% आते हुए दिखेंगे, 2.2% से घटकर, और नेट एनपीएस आधे % से बढ़कर करीब 1% आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो कुल मिला के एसेट क्वालिटी पर दबाव होता हुआ दिखेगा। साथ ही जो स्लिपेजेस हैं वो इस बार काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे और जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स हैं वो इस बार काफी बढ़ते हुए दिखेंगे। तो इस पर जो एक्सपोजर है इस पर नजर रखें। रिजल्ट्स कब आ रहे हैं इसके? कल है? यस सर। मेरी लिस्ट में तो कहीं दिख ही नहीं रहा। सिप्ला, डॉक्टर सन, आईओसी, यूपीएल, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा 7 दिख रहे हैं। निफ्टी के 7 से ज्यादा है कल अच्छा। इंडसइंड बैंक। तभी मैं सोचा था ये कहाँ से आया अनुमान, क्योंकि ये तो मेरे आज जो अपडेटेड लिस्ट में। अच्छा, आज अपडेटेड लिस्ट में। अच्छा, ओके। तो इंडसइंड बैंक और सर आई थिंक डीएलएफ और सेल भी ऐड कर लीजिए। डीएलएफ और सेल भी एडेड नहीं है, बराबर है। तो ये 7 फ्रेश एडिशन। हाँ, तो 8 तो हो गए निफ्टी के और डीएलएफ सेल निफ्टी के बाहर 9 हो गए दूसरे। चलिए बढ़िया है। तो ये है आपके लिए रिजल्ट्स का अनुमान। इंडसइंड बैंक रिजल्ट्स देने की तैयारी में है आपके लिए। इंडसइंड बैंक, जरा सिमी जी चार्ट देखिए क्या करना है। अनिल जी, इंडसइंड बैंक में अभी भी वीकनेस ही दिख रहा है, पर अगर कोई यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग के लिए कोई लॉन्ग जाना चाहता है तो मैं मना नहीं करूंगी। 790 का आज के दिन के लो के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, 789 का।
और यहाँ से मुझे लगता है कि फ्रेश मोमेंटम 820 के ऊपर देखने को मिल सकता है। 820 के ऊपर इसमें एक शॉर्ट कवरिंग मैसिव देखने को मिलेगी जो इसको 850 तक भी ले जा सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई खरीद रहा है तो 789 का स्टॉप लॉस और 820 के ऊपर एग्रेसिवली बाइंग सजेस्ट करूँ। कैश का ऑप्शन जय ठक्कर, अब इंटरेस्टिंग होगा। ऑप्शन कौन सा देते हैं, बाय या सेल का, निफ्टी या बैंक निफ्टी का? ब्यूल के बाद जानते हैं। बताएं जय, कौन सा ऑप्शन और किस इंडेक्स में? वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी, निफ्टी पर मेरा बाय रिकमेंडेशन है, कॉल ऑप्शन बाय रिकमेंड कर रहा हूं मैं आज। 13,800 की स्ट्राइक का कॉल खरीदना है। 4 फरवरी की एक्सपायरी का 228 पर चल रहा है ये, तो इसको खरीद कर चलना है। 188 का अनिल जी स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट बन रहा है वो 271, सेकेंड टारगेट जो बन रहा है वो है 295। 271, 295 ये दो टारगेट्स के लिए खरीद कर चलना है। 13,800 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। क्लियरली जो हिसाब से बैंकिंग स्टॉक्स में एक रिकवरी आई है, दैट इज वन थिंग विच इज क्वाइट पॉजिटिव। मैं कहूँगा लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी वहाँ पे देखने मिली है। सेकेंडली अनिल जी, ये भी निफ्टी में मैं देख रहा हूँ कि 13,700-800 का जो एक बैंड है वो बहुत ही क्रूशियल बैंड है। एंड 50 डेमा पर भी निफ्टी ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया और वहाँ से एक रिवर्सल देखने मिला है। वो लोज ब्रेक नहीं किए 13,700 के। सो जब तक वो होल्ड करता है, आई थिंक एक बाउंस हम देखने मिल सकता है निफ्टी में। इसलिए 13,800 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय रिकमेंड कर रहा हूँ। 13,800 की कॉल याद रहे, अगले हफ्ते की एक्सपायरी की आपको खरीदनी है। 271, 295 के टारगेट्स, 188 का लगाएंगे आप स्टॉप लॉस। इस पर नजर रखिए। थोड़ी थोड़ी आपको अब बैंक निफ्टी स्पेशली जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं उससे निफ्टी में भी बढ़िया रिकवरी आपको आती हुई दिखी है। पर कुछ और नतीजे जल्दी से कवर कर लेते हैं। टाटा केमिकल्स, इसके आने वाले हैं नतीजे। वरुण बताएं क्या है अनुमान? देखिए, नतीजे ठीक ठाक रहेंगे, कुछ खास नहीं रहने वाले हैं। कंपनी की अगर आप रेवेन्यूज देखें तो वहाँ पे 4.5% के आसपास की गिरावट होगी। कंपनी का जो एबिटा है वहाँ पे भी करीब 19% की गिरावट होगी। मार्जिन्स गिरेंगे 18.1% से गिर के 15.3% और मुनाफा 172 करोड़ से गिर के 91 करोड़ के आसपास आएगा। देखिए, काफ़ी कुछ है इस कंपनी के नतीजों में। फ्लोट ग्लास का जो उत्पादन है उसके लिए सोडा ऐश की मांग जो है वो थोड़ी बहुत नरम रही है, तो उसका इम्पैक्ट आपको इस कंपनी के नतीजों में देखने मिलेगा। हालांकि जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट है उसकी आय में डबल डिजिट के आसपास की ग्रोथ जो है वो आपको देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल नतीजे अगर आप देखेंगे तो थोड़े मायूसी भरे रहेंगे, जहाँ पे कंपनी का मार्जिन और मुनाफा जो है, खासकर मार्जिन जो है वहाँ पे थोड़ी गिरावट देखने मिलेगी। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा केमिकल्स के नतीजों का अनुमान। और इस बीच जो हीरो या जीरो ट्रेड दिया था विश्वेश जी ने, 40 रुपये वाला, 40-50 रुपये में जो था बैंक निफ्टी का, वो तो 30-200 वाला 5-6 गुना हो गया। गजब। बाकी में हीरो जीरो आज, और इसमें भी देखो मैं बताऊं आपको एक चीज़, 30-200 पे कॉल ऑप्शन जो उन्होंने दिया था 30,000, 35-40 के आसपास स्पॉट लेवल था। उसके बाद एक बार 30,000 के नीचे भी गया। तो हीरो जीरो में यही चीज़ है, आप यही सोच के करो कि मेरा पूरा जाएगा जी, तभी मामला होता है, तभी पैसा बनता है। और वो उसमें जाएगा भी। मैं ये बताता हूँ, विश्वेश जी का जाए ना जाए, मेरा तो पक्का जाएगा मान के चलें। क्योंकि हीरो जीरो में आपका ट्रेड का सेटअप भी वैसा है कि आपके आए तो 4-5 गुना आए, जाए फिर 1 ही गुना जाए, तभी आप पैसा बना पाएंगे। तो ये आज का कॉल इनका एकदम परफेक्ट। 100 रुपये का टारगेट था, लेकिन हालांकि उससे कहीं काफ़ी ऊपर गया है। 30,200 का कॉल ऑप्शन ऊपर में। अभी भी 90 रुपये का भाव तो है ही। 90 का नहीं, ज़्यादा होगा, 190 का होगा। सॉरी, 30-200 का है ना। हाँ, तो 190 के आसपास का भाव है। बहुत ही बढ़िया। सर, इस बीच नवंबर महीने का टेलीकॉम डेटा आ रहा है और वैसे तो लैग के साथ ही आता है। जिस स्पीड से ये डेटा गंवा रहे हैं, सॉरी नॉट डेटा, कस्टमर्स गंवा रहे हैं, थोड़े टाइम बाद नहीं गंवाएंगे, बच्चे कहीं नहीं हाल तो ऐसे ही है। हाल तो ऐसे ही। वैसे बाय द वे मैं अभी तक भी वोडाफोन आइडिया का कस्टमर हूँ। हाँ, अभी तक भी हूँ। पेशेंस है सर आपने। रिकमेंड किया हुआ है स्टॉक भाई, डिस्क्लेमर। अगर मैं स्टॉक रिकमेंड करके अपना कनेक्शन कटवा लूँ, पोर्ट करा लूँ, तो ये गलत हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सुधार हुआ है रिसेंटली, इन लोगों ने कोशिश करी है। स्टॉक प्राइस में तो हुआ है, नेटवर्क क्वालिटी में कोशिश तो ये कर रहे थे कि थोड़ा सुधार कर लें, थोड़ा सा तो हुआ है। बट हाँ, ग्राहक तो काफी तेजी से छोड़ रहे हैं। 25-30 लाख की रन रेट है हर महीने की। गजब है, पता नहीं भाई क्या है। आशा थी बाजार की शायद इस बार ट्रेंड रिवर्स हो, अभी तक तो। लेकिन इसमें क्या दीप, आप एक से दूसरे में जाके भी सब एक जैसा ही हाल है, कोई खास फर्क है नहीं। सबके नेटवर्क एक जैसे हैं, सबका वो सब कुछ 19-20 का फर्क होगा जी। आपके घर में किसका आता है, हाँ वही सवाल है। वो इम्पोर्टेंट है बस। इम्पोर्टेंट है।
तो एक बार बंसल जी से राय ली जाए। जी सर। बंसल जी, 43-44 लाख ग्राहक जोड़े हैं भारती ने और 28-29 लाख ग्राहक गंवाए हैं आइडिया ने, आप क्या कहेंगे? अनिल जी, इसका एक ही कारण है अनिल जी, जो पहले भी मैंने हाईलाइट किया था कि आइडिया जो है वॉइस कॉल फैसिलिटी ओवर वाईफाई नहीं दे रहा है, जबकि भारती और जियो दोनों दे रहे हैं। तो आइडिया को उस पर देखना चाहिए। और दूसरा अनिल जी, जो आइडिया की फंड रेसिंग की बातचीत है, उसके बाद वो सब अपने सिस्टम्स को बढ़ाएंगे, तो जो QIP फंड रेसिंग की बातचीत चल रही है, इसके बाद ये जो ग्राहक बार बार खो रहे हैं अनिल जी, ये खोना बंद कर देंगे। बट मेरी आपसे अनिल जी रिक्वेस्ट है कि ये जो मैंने बार बार हाईलाइट करा है, ये वोडाफोन तक पहुंचाएं कि जब भारती, एयरटेल और जियो जो है वॉइस कॉल फैसिलिटी ओवर वाईफाई दे रहे हैं, तो जियो ये वोडाफोन आइडिया क्यों नहीं दे रहा है? और इस कारण से वॉइस कॉल कनेक्टिविटी में काफी इशू होता है, और ये एक मेन रीजन है जो ग्राहक जो है पोर्ट कर रहे हैं वोडाफोन से भारती एयरटेल में। पोर्ट कर रहे हैं वोडाफोन से भारती एयरटेल में। और जैसे कि अनिल बता भी रहे थे, भारती एयरटेल में अब बढ़िया एडिशन हुआ है। जियो में भी आपने एडिशन देखा है, बट भारती का जो एडिशन है वो जियो के उससे 2.5 गुना ज़्यादा होते हुए दिखा है। तो एयरटेल बिगेस्ट गेनर है, और उसके बाद आपने जियो में एडिशन देखा है। वोडाफोन आइडिया जो लगातार गंवा रहे हैं, अभी भी गंवाए हैं। चलते हैं सिमी जी के पास उनके नॉन स्टॉप शेयर्स के लिए। बताएं सिमी जी। जीएसटी कॉल है वोल्टास में। सुबह से हेवल्स बहुत चला, हेवल्स अभी यहाँ पे देना मुश्किल है, बहुत ऊपर आ चुका है। इनफैक्ट एक नया हाई बनाया है हेवल्स ने, और इसके साथ चलते चलते वोल्टास भी आगे जाएगा। मुझे लगता है कि 933-34 के आसपास पूरा सुबह से मेंटेन कर रहा है, यहाँ से हिल नहीं रहा है। अब मेरे बात कहने पर अगर ये 937 के ऊपर जाता है तो इसमें फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। 920 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला टारगेट होगा 945 और दूसरा होगा 960। ये दो टारगेट्स के लिए वोल्टर्स को खरीदने का सलाह होगा। 920 का स्टॉप लॉस के साथ ये मैं खरीदने का सलाह दे रही हूँ। 920 अगर नहीं टूटता है तो ये पोजीशन कल तक होल्ड करें। ओके, तो 920 का रखें स्टॉप लॉस, वोल्टास पर करें आप खरीदारी। यहाँ पर आप एक्शन बनते हुए देख सकते हैं। EIH एसोसिएटेड आय 86 करोड़ से घटकर 37 करोड़ से आई है। कोई वहाँ पर बड़ा सरप्राइज नहीं है, क्योंकि पार्ट ऑफ द क्वार्टर में लॉकडाउन बना हुआ था और अभी भी होटल्स फुल कैपेसिटी पर आने की वेट कर रहे हैं। रादर फुल नहीं, बट जो नॉर्मल उनकी कैपेसिटी होती थी प्री कोविड लेवल्स की, उसका इंतजार कर रहे हैं। बट आय 86 करोड़ से घटकर 37 करोड़ की आई है। मुनाफा 20 करोड़ से घटकर 14 लाख का ही सिर्फ रह चुका है। तो EIH एसोसिएटेड बेहद कमजोर नतीजे आपको यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं, और स्टॉक पर भी आप रिएक्शन उसका देख रहे हैं। 20 करोड़ से घटकर 14 लाख, और साथ ही आय में आपने देखा 86 करोड़ से घटकर 37 करोड़। जैन साहब, EIH एसोसिएटेड ऑफ कोर्स वीक परफॉर्मेंस ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, बट यहाँ से फिर क्या आउटलुक बनता है सर? नहीं, देखिए, इसको आप ईयर ऑन ईयर नहीं कंपेयर कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि जो सितंबर का और जून के रिजल्ट है उसके सामने देखे हैं तो जून में 3 करोड़ का टॉप लाइन था, सितंबर में 13 करोड़ का टॉप लाइन है, उसके सामने 37 करोड़ का टॉप लाइन है। सो मुझे ये रिजल्ट बहुत बढ़िया लगे। और सबसे बढ़िया बात है, इस स्टॉक को मैंने रेकमेंड भी किया था और उस दिन बंसल जी भी साथ थे और 300 रुपए के ऊपर भी गया और वापस से ये नीचे के लेवल्स पे है। द लेवल्स आर वेरी गुड एंड आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये सारे होटल स्टॉक्स में अगर सबसे मजबूत और सबसे अच्छी बैलेंस शीट अगर बोले तो वो इसी होटल की है। तो मुझे लगता है कि इसको बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं डाउनसाइड अभी आया हुआ है और नीचे आए तो इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें। ऑल द रिकवरी न्यूज में बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। सो आई एम वेरी बुलिश। तो जैसे कि जैन साहब कह रहे हैं, YOY तो ऑफ कोर्स आप एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस देखें, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप यहाँ पर परफॉर्मेंस देखें तो वो ऑफ कोर्स एनकरेजिंग दिखेगी। और इसलिए देखिए, स्टॉक पर भी अब रिकवरी आपको आते हुए दिख रही है, क्योंकि तिमाही दर तिमाही एक बेटर कंपैरिजन रहेगा। YOY तो ऑफ कोर्स अभी भी प्री कोविड लेवल्स आना बाकी है, तिमाही दर तिमाही में अच्छे नतीजे हैं। और सर, रिएक्शन भी स्टॉक दिखा रहा है, अब 280 के लेवल्स पर आ रहे हैं, तो रिकवरी हो रही है यहाँ पर भी। बिल्कुल बढ़िया है। और अब 3-20 की स्ट्रेटजी कर ले। बिल्कुल, तो बिल्कुल तैयार है। अनिल जी के पास चलते हैं 3-20 की स्ट्रेटजी के लिए। सर, ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ी रिकवरी हुई है। डाउ फ्यूचर्स जो हम देख रहे थे कि ऑलमोस्ट 200 अंकों की 200 पॉइंट्स नीचे दिख रहे थे, वहां से रिकवर होकर अब 100 पॉइंट्स नीचे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स आज ज्यादा गिरावट दिखा रहे हैं, 1% की। यूरोप की बात करें सर, मामूली रिकवरी हुई है, बट वैसे कमजोरी यूरोप में आज ज्यादा कमजोरी दिख रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में यूरोप होल्ड आउट कर रहा था, आज 1.5 से 2% नीचे यूरोप ज्यादा दिख रहा है। आप कितने संकेत बताओ?
मैं तो ध्यान से सुन ही रहा हूँ। आज तो एक्सपायरी है क्योंकि मुझे कुछ देना ही नहीं है। अच्छा नोटा। हाँ, नोटा मन बना के बैठा हूँ कि कुछ नहीं। कौन सा जरूरी है रोज रोज कुछ करना है मतलब, और रोज अच्छा आपको करना जरूरी है तो मुझे कौन सा रोज बोलना जरूरी है। मैं तो मेरे हिसाब से ऐसे मान क्या, अब ये डाउ 100 नीचे दिख रहा है, अभी 100 का 300 नीचे होगा या 300 ऊपर होगा किसको पता, नहीं पता। स्पेशली जब इस तरह की वॉलेटिलिटी दिख रही पिछले 2-3 दिनों में। दूसरा ये, अब आप है ना बेचने की सोचो तो आपको ऐसा लगेगा कि रिकवरी तो इतनी बढ़िया हुई है तो शायद करेक्शन पूरा हो गया और एक्सपायरी भी खत्म हो गई, तो हो सकता है कल प्री बजट बाइंग थोड़ी आ जाए। लेकिन आपको नीचे से निफ्टी बैंक निफ्टी 700 पॉइंट ऊपर आ गया, अब 700-800 पॉइंट ऊपर लेना बनता भी नहीं, तो वो डर बेचना हो तो ये लगता है कि अरे एक्सपायरी खत्म हो गई, कल अभी बेच के जाए, पता चला कल से रिकवरी शुरू हो गई, तो बेटर है कि कुछ मत करो, शांति बेटर। फिर भी जिनको कुछ ना कुछ करना है कंपल्सरी, हाँ कुछ ना कुछ ऐसे लोग तो ही हैं, तो उनको निफ्टी खरीदना चाहिए ओके बजाय बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल कम दिख रहा है। निफ्टी अब भी खरीदा जा सकता है क्योंकि 150 पॉइंट है, आपकी रिस्क है 125 पॉइंट की, 13,700 आपका स्टॉप लॉस है ओके, और आपका 13,925 13,975 इस रेंज के टारगेट के लिए आप निफ्टी में खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना ही है। 100 पॉइंट ऊपर से 150 पॉइंट ऊपर का टारगेट है और स्टॉप लॉस 100 से 125 पॉइंट नीचे 13,700 के आसपास। अगर आपको लगता है तो करें, या फिर आप एक सिंपल चीज़ ये भी कर लें कि कोई कॉल ऑप्शन खरीद लें, तो आप 13,800 का 13,000 का कॉल ऑप्शन लेने ज़्यादा बेहतर। ओके, तो ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से सलाह। नजर रखें, रिकवरी आई है आज बाजार में, ऑफकोर्स एक्सपायरी है और एक्सपायरी से पहले हमने देखा कि लगातार 5 दिन आज आप भारतीय बाजार गिरावट के साथ ही बंद हो रहे हैं। हालांकि बैंक निफ्टी ये ट्रेंड अब रिवर्स कर रहा है और अगर इन्हीं लेवल्स पे क्लोज हुई तो बैंक निफ्टी आपको अच्छी क्लोजिंग देगा। निफ्टी अभी भी 150 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हो रहा है। जल्दी से बिगुल बजाते हैं जय ठक्कर के लिए, जय का जैकपॉट। बताया जाए। दीपांशु, पिछले कुछ दिनों में हमने देखने मिला है कि टायर स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था और अपोलो टायर में लास्ट 2 दिन से जो हिसाब से गिरावट आई है वो फिर से 200 के सपोर्ट रेंज के आसपास आ गया है। तो इसका 205 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन फरवरी सीरीज का लेकर चलना है। 14 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास हमें मिल रहा है, 14.5 पे मिल रहा है, इसको खरीद कर चलना है। थोड़ा पोजिशनल टारगेट दीप में दूंगा 205 के स्ट्राइक का। इसमें स्टॉप लॉस रखना है आपको 9 रुपये 50 पैसे का। फर्स्ट टारगेट जो बन रहा है वो है 20 रुपये का, सेकंड टारगेट बन रहा है 24 रुपये 50 पैसे का। क्लियरली मुझे ऐसा लग रहा है कि अपोलो टायर यहाँ से फिर से एक अच्छा रिवर्सल हमें दिखा सकता है और मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि टायर या तो ऑटो एनसीडीज ले लो या तो ऑटो स्टॉक्स ले लो, इसमें एक अच्छा मोमेंटम हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने मिलेगा, बिकॉज एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और मैंने कहा भी था पहले कि सेक्टर ऑफ द सीरीज रहेगा, जो हालांकि हुआ भी है। सारे ही सेक्टर्स इनफैक्ट रिवर्स हो गए बट ऑटो ने अच्छा परफॉर्म कर दिया जैन में, सो ये बाई करके चल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए अपोलो टायर में 200 रुपए वाला कॉल ऑप्शन, 205 वाला लेना है जय। यस एनर्जी 205 के स्ट्राइक का, ठीक है, तो 205 वाला कॉल ऑप्शन आप ले लीजिए और 9 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए, 14.5 के आसपास लीजिए। 20 और 24.5 दो टारगेट के लिए ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय आती हुई अपोलो टायर के कॉल ऑप्शन में। आखिरी 2 मिनट बचे हैं और बाजार बंद होने की तैयारी में भी है। ठीक है, बुरी नहीं है क्लोजिंग सर, कंसिडरिंग कैसे दिख रहे थे जब शो शुरुआत की थी तब तो दमदार क्लोजिंग कहना पड़ेगा, स्पेशली जो बैंक निफ्टी की रिकवरी आई है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं आज कहां पर आपको कंट्रीब्यूशन दिखा है। एक्सिस बैंक नतीजों के बाद दमदार रिएक्शन और पूरे दिन ये स्टॉक पॉजिटिव रहा है और 5.5% की तेजी के साथ आपको क्लोजिंग दिखा रहा है। तो एक्सिस बैंक आज का स्टार रहा है। एंड में आई है बैंक निफ्टी पर शानदार रिकवरी। एसबीआई 2.5% ऊपर बंद हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में अच्छी मूव आई है 1.5%, ये स्टॉक उछलकर बंद होते हुए दिख रहा है और बाकी बैंक्स में भी निचले स्तरों से रही है रिकवरी। ओएनजीसी, बीपीसीएल, श्री सीमेंट, ग्रासिम, हीरो, अल्ट्राटेक, टाइटन और एशियन पेंट्स यहां पर भी आपने देखी है खरीदारी पर। एचयूएल नतीजों के बाद यहां पर आपको आया है नेगेटिव रिएक्शन, 3.5% नीचे। मारुति, इसके नतीजे आए थे थोड़ी देर पहले, 3.5% गिरा है नतीजों के बाद। एचडीएफसी बैंक कमजोर रहा। कोटक बैंक में आपने कमजोरी देखी है, यहां पर लगातार नतीजों के बाद से आप देख रहे हैं प्रेशर बना हुआ है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, यहां पर गिरावट रही। आईटीसी से कोई सपोर्ट नहीं मिला आपको। एचडीएफसी लिमिटेड, कल नतीजों से पहले सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, यहां पर भी प्रेशर बना और रिलायंस इंडस्ट्री जो आज सुबह आपको स्ट्रेंथ दिखा रहा था
1% फिसल कर ही बंद होते हुए दिखा है। वायदा कारोबार की बात करें तो यहां पर आपने भरपूर एक्शन देखा है। हैवेल्स इंडिया पर 5.5% की तेजी, फेडरल बैंक, जुबिलेंट फूड, BHEL, कमिंस कल नतीजों से पहले, साथ ही टाटा पावर यहां पर ऑर्डर विन भी आया। सन टीवी अच्छा एक्शन रहा, महानगर गैस, पेट्रोनेट, REC और सीमेंस जहां पर अच्छी खरीदारी हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा भारी गिरावट आज आपने स्टॉक पे देखी 10% से ज्यादा की। हालांकि कल जो मार्केट आज में नतीजे आए थे वो उतने खराब नहीं थे। दूसरी बड़ी गिरावट आपने देखी आज यूनाइटेड स्पिरिट्स पर 8% फिसल कर ये स्टॉक बंद हो रहा है। M&M फाइनेंस एनर्जी की शॉर्ट कॉल थी जो फिर उन्होंने कहा बंद भी कर दीजिए, 4.5% नीचे बंद हुआ। इन्फो एज वीकनेस बरकरार है, यहाँ पर कमजोरी दिखी आपको। कैनरा बैंक यहाँ पर भी एनर्जी की जो आज स्टॉक ऑफ द डे था, 2 टारगेट्स आपको हिट होते हुए दिखे। पीरामल एंटरप्राइजेस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस यहाँ पर सारे टारगेट्स हिट हुए हैं। इन्फोसिस, लुपिन यहाँ पर वीकनेस दिखी है। डिवीज लैब, एस्कॉट्स, माइंडट्री और इंडिया बुल्स हाउसिंग कुछ और लूजर्स थे आज के ट्रेड के लिए। बट ऑल इन ऑल एटलीस्ट थोड़ी सी गेन्स सर निफ्टी बैंक ने दिखाई है। 75 अंक ऊपर प्रोविजन क्लोज आ रहा है, बट निफ्टी 150 अंक फिसल कर 13,850 के नीचे क्लोज होते हुए दिख रहा है सर। 13,850 के नीचे उसके आसपास ही मान 13,825 के आसपास ही बैंक निफ्टी अच्छा क्लोज हुआ, हरे में हो गया, वही बड़ी बात है सर। तो पता नहीं अब आज की क्लोजिंग को कैसे देखें, कल देखेंगे जी। अब तो नई सीरीज है, एक्सपायरी है, बजट है, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब जब ज़्यादा मतलब इतने सारे ट्रिगर्स होना जी तो जैसा ट्रेडिंग सेशन आएगा वैसा देखा जाएगा। सिंपल है, डायरेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एक इंटरेस्टिंग चीज जी सर, मतलब ऐसा कोई आदमी होगा नहीं जिसको कुछ न कुछ छोटी या बड़ी कैसी भी हो लेकिन अपने बैंक से कोई न कोई परेशानी हो। ये लगभग हम सबको होगी। हमारे बंसल जी, कुणाल जी, सुमित जी वगैरह इनसे भी पूछ के देखते हैं जी। कभी आपको भी अपने बैंक से मतलब परेशानी बताना मत क्या थी क्या नहीं, खाली इतना मतलब आप सब लोगों में से किस किस को हुई अपने बैंक से कोई परेशानी, जरा एक बार हाथ खड़ा कर ले, छोटी मोटी किसी भी तरह की कोई बैंक से। जैन साहब आप जाते ही नहीं क्या बैंक? क्या प्रॉब्लम तो होती है, बैंक से प्रॉब्लम तो होती है, बट फिर भी बैंक्स वाले आजकल काफी वैसे सर्विस देते हैं और वी बीइंग अ ब्रोकर तो हम लोग को थोड़ा सा अच्छा ब्रोकर भी है, लोन भी ले रखा होगा। हाँ ब्रोकर भी है, लोन भी ले रखा होगा, तो आप तो कैसे बोलोगे? बैंक से ले रखा काम नहीं करते हैं। अच्छा तो अब आगे से ना जिस बैंक से आप लोगों ने लोन ले रखा ना, जब रिकमेंडेशन करे तो डिस्क्लेमर भी दे इस बैंक से मैंने लोन लिया हुआ, मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है। पहले मैंने दिया था LIC हाउसिंग फाइनेंस से लिया हुआ था, तो मैंने डिस्क्लेमर दिया हुआ अनिल जी पुरानी पारी में। और अब जिनसे ले रखा आज उनको रेकमेंड भी किया, सिंह जी ने शायद उस स्टॉक को रेकमेंड किया था। तो चलिए, अगर आपका बैंक कामकाज में ढीला है, आपको परेशान करता है, नियमों में उलझाता है, सर्विस बराबर नहीं देता, शिकायतों का निपटारा नहीं करता और कुछ भी मनमाने चार्जेस डेबिट कर देता है, मेरे जैसे आदमी हर चार्ज को गौर से देखते हैं, पता लग जाता है। जैन साहब जैसे लोग देखते भी नहीं होंगे, वाह ठीक है थोड़ा बहुत ले लिया होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे भी हो सकता है। तो जो लोग मेरे तरह सब देखते हैं, भाई ये 200 क्यों लगाए, 250 क्यों लगाए, सैलरी में से करते तो बड़ा मतलब तकलीफ वाला काम होता है। तो इसलिए अगर आप लोगों को लगता है कि ये सारी शिकायतें आप लोगों के बैंक वालों से है, तो RBI ने इन तमाम शिकायतों का निपटारा करने के लिए एक गाइडलाइन बनाई है। और इस गाइडलाइन में ये कहा गया है कि जो बैंक, जिस बैंक के अगेंस्ट में सबसे ज़्यादा ये आएगी शिकायतें, उन पर जुर्माना लगेगा। अच्छा, जो आदमी कंप्लेन कर रहा है उसके कंप्लेन करने के निपटारे पर जो खर्च आएगा, समझो कुछ केस, सुनवाई जो भी हो, लीगल नोटिस, वो भी बैंक को भरना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, ये RBI की गाइडलाइंस है। तो अब बड़ा सवाल है कि क्या ये नई गाइडलाइंस आने से कुछ फ़ायदा होगा, कामकाज में तेज़ी आएगी, शिकायतों का खर्च वसूल हो पाएगा, किस तरह के मामलों पर ये लागू होगा, और क्या ये सिर्फ बैंक्स के लिए ये इस तरह का मामला है या दूसरी कोई इंस्टीट्यूशंस अलग तरह की है उनके लिए भी ये लागू होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर आज हम करेंगे खास चर्चा शाम 6 बजे। 2 खास मेहमान होंगे हमारे साथ, जहांगीर गाई साहब होंगे, कंज्यूमर एक्टिविस्ट है जाने माने, और साथ ही रमेश सिंह साहब होंगे जो देना बैंक के पूर्व ED है। तो शाम 6 बजे जरूर देखिएगा। सुस्त सुनवाई, सख्त RBI, ये वाला टाइटल अच्छा लगा मुझे। सुस्त सुनवाई, बैंकों की तरफ से सुनवाई सुस्त है, RBI सख्त है। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, सुनवाई सुस्त, RBI सख्त। तो इसमें भी ठीक लग रहा है टाइटल दोनों।
एस हाँ चलिए, तो आप हाँ बंसल जी कुछ कह रहे थे जी। बंसल जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे इस वक्त जी। देखिए अनिल जी, मैं आपको मालूम, अनिल जी एक काफी सीनियर सिटीजन हैं जो आपके फैन हैं अनिल जी, हाँ। उन्होंने काफी समय से मुझसे क्वेरी बोल रहे हैं। तो बैंकों की बात हुई तो अनिल जी मैं इसका लाभ उठा रहा हूँ। अनिल जी जैसे छोटे मझोले कई बैंक जो बड़े बैंकों में मर्ज हो गए हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में कई बैंक मर्ज हुए, कैनरा बैंक में, पीएनबी में जैसे यूनाइटेड बैंक मर्ज हुआ। तो जिन्होंने अनिल जी इनकम टैक्स के अंदर पुराने बैंकों में खाते थे, आईएफएससी कोड चेंज हो चुके हैं। हाँ। तो अब अनिल जी इनकम टैक्स का रिफंड कैसे आएगा, वो लोग पूछ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे काफी बार बोला कि आप सिंघवी साहब को बोलें। अच्छा। तो अनिल जी बैंकों की बात हुई तो उनको अब उनका रिफंड कैसे मिलेगा, क्योंकि अब आईएफएससी कोड 31 तारीख के बाद सारे जो पुराने बैंक थे, छोटे बैंक थे, उनके चेंज हो चुके हैं और जिन्होंने भी रिटर्न्स भरी हैं वो पुराने आईएफएससी कोड्स हैं। ये तो बात सही है, एकदम वास्तविक समस्या है कि अगर आपके पास किसी बैंक में अकाउंट है और वो अकाउंट में आपने डायरेक्ट डेबिट क्रेडिट के मैंडेट दे रखे हैं और वो मर्ज होके हो जाए तो वो कुछ ना कुछ बैंक को अपने बैक एंड पर ये आईटी सॉल्यूशन लाना पड़ता, अपडेट नहीं होता, कुछ होता होगा। लेकिन आपने बोला है तो हम पूछ के इस पर पूरी तरह से इस पर करेंगे, स्टोरी करेंगे, देखते हैं कि क्या इसका क्या सिस्टम है। उनकी जानकारी के लिए जरूर बताएंगे कि अगर आपका कोई ऐसे बैंक में अकाउंट है वो दूसरे बैंक में मर्ज हो गया है और उसकी वजह से आईएफएससी कोड अगर आपका बदल रहा है तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। जी कुणाल जी बोलिए। अनिल जी देखिए, मैं सारी ट्रेडिंग जनता की ओर से अनिल जी ये मांग करता हूं कि ये जो गाइडलाइंस है अनिल जी, ये शेयर ब्रोकर्स पर भी लगा दी जाए अनिल जी। तो अनिल जी लोगों को शेयर ब्रोकर्स से बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका भी निपटारा इसी तरह होगा अनिल जी। जैन साहब के नीचे ऐसा लगा कि स्प्रिंग रखी हो, एकदम उछल गए जैन साहब। भाई शो खत्म होने वाला अनिल जी, 3:36 पे अचानक से बाउंसर आगे हैं। ठीक है, कुणाल जी जो कह रहे हैं, कई इंडस्ट्री में हर तरीके के प्लेयर्स होते हैं, कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे कुछ होता है। बट यस, वैसे मैं एक बात कहूंगा कि रेगुलेटर्स आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड ब्रोकर्स अब जिस तरीके के बीच में ये इंसिडेंट्स हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं, उसके बाद काफी संभल गए हैं और काफी सुधर भी गए हैं। सो आई थिंक अब आगे आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा एंड ओवर फ्रेंडली भी हो रहे हैं कई। जब ये ऑनलाइन कॉम्पिटिशन और ये आ रहा है तो फ्रेंडलीनेस और बढ़ी है, आई डोंट थिंक, बट यस होना चाहिए। और फिर भी अगर कुणाल जी अगर आप जैन साहब के जवाब से सेटिस्फाई नहीं है, आपकी जो शिकायतें या आपकी जो मतलब दुविधाएं, आपके सवाल अभी भी बने हुए हैं, तो जैन साहब संडे को पहुंच जाएंगे मुंबई और हो सकता है इन शंकाओं का समाधान करने के लिए आपके लिए जैन साहब ही डिनर होस्ट करें। तो और हो सके जैन साहब बहुत ज़्यादा चाहें, जैन साहब इस डिनर को आप एनमी या बीएससी ब्रोकर फोरम से स्पॉन्सर भी करवा सकते हैं ताकि कुणाल जी जो नेता बनने के पूरे मूड में है वो ब्रोकर्स के खिलाफ मोर्चा न खोले। लेकिन चलिए मजाक की बात है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि हमारे सारे एक्सपर्ट संडे को मुंबई पहुंचे हैं और कुणाल जी, राकेश जी, आशु जी, जैन साहब, किरण जी, जो भी हमारे मुंबई से बाहर के सारे एक्सपर्ट्स हैं वो संडे शाम को मुंबई में होंगे और मंडे सुबह यानी कि सोमवार सुबह 1 तारीख को आपके साथ होंगे बीएससी पर। जी हाँ, बीएससी का मतलब है बजट स्टॉक एक्सचेंज। जी बिजनेस पर आप देखेंगे बजट स्टॉक एक्सचेंज हमारे सारे एक्सपर्ट्स के साथ जो रियल टाइम बेसिस पर बजट की बारीकियों का विश्लेषण करेंगे, कुछ फंडामेंटल बेसिस पर, कुछ टेक्निकल और कुछ वायदा कारोबार के बेसिस पर, और कई सारे इनमें से हैं ऑलराउंडर। जो भी बेसिस हो विश्लेषण आपको पूरा सही और सटीक मिलेगा। लेकिन इनके अलावा बजट रिसर्च लैब में भी आपको मिलेंगे हमारे दमदार एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री के और बाजार के सारे दिग्गज जो बजट की बारीकियों को आपके सामने विस्तार से रखेंगे, कुछ बताएंगे बजट का क्या डायरेक्शन, क्या दिशा बजट से मिल रही है आपके लिए, इकोनॉमी के लिए, देश के लिए, तो कुछ एकदम बारीकियां की टैक्स से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड किस तरह के बदलाव हैं जो आप पर असर डालेंगे। तो मैक्रो से लेकर माइक्रो तक, ट्रेडिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट तक सारा का सारा कवरेज हर बार की तरह पिछले 3 बजट का नंबर 1 लीडर आपका अपना चहेता जी बिजनेस इस बार भी पूरी तरह से तैयार है बजट के कवरेज के लिए। हम सुबह 7 बजे से लगातार आपके लिए तैयार है बजट के नॉन स्टॉप कवरेज के लिए। 7 से 5 तक तो हमारी ड्यूटी है ये नॉन स्टॉप, और उसके बाद में देखेंगे कि वित्त मंत्री जी किस तरह का ऐतिहासिक बजट देती है, उसके बाद हम देखेंगे। और बजट भाषण आपको हिंदी में सुनना है, बिल्कुल हमारे साथ जुड़ेगा। 11 बजे जब बजट भाषण शुरू होगा तो हिंदी में आपको बजट भाषण सुनने की सुविधा मिलेगी, ताकि जो हिंदी बोलने समझने वाले लोग हैं उन्हें दिक्कत ना हो, तो आप हिंदी में भी बजट भाषण सुन पाएंगे। जी सर, ठीक है। तो ये है हमारे बजट का पूरा विश्लेषण। और अच्छा, कल 12 बजे
कल 12 बजे भी आपके लिए विशेष आयोजन है। कल इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा संसद में और 12 बजे से हमारे साथ एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल होगा जो इकोनॉमिक सर्वे की बारीकियों को आपके सामने रखेगा। आमतौर पर इकोनॉमिक सर्वे से ये पता चलता है कि बजट किस तरह का हो सकता है, ऐसा लोग मानते हैं। तो उसके लिए भी आपको हम 12 बजे से एक लाइव कवरेज कल सुबह देने वाले हैं। इस बीच रात को 8:30 बजे का शो आपके लिए। और आज सैलरी वाले जो लोग हैं उनके लिए जनवरी आते ही टेंशन शुरू हो जाती, क्योंकि HR डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपसे मांगते हैं ना प्रूफ लाओ। टैक्स बचाने का आपने बोला था 1 अप्रैल को कि भाई हम टैक्स बचाएंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो अब कहाँ है? तो अब ये वो समय है जब आपको इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन से इन्वेस्टमेंट प्रूफ देने होते हैं। तो ये 2 डिक्लेरेशन और प्रूफ, इन दोनों में फ़र्क क्या है? कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट्स, कौन से ऐसे आपके डॉक्यूमेंट्स है जो आपकी कैश इन हैंड सैलरी, हाथ में जो मंथली सैलरी आती है उसको बढ़ाने में मदद कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट प्रूफ आपको कैसे भरने, नहीं भरे तो कितना टैक्स कटेगा, और इन्वेस्टमेंट प्रूफ और इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन में फ़र्क क्या है? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे रात को 8:26 पर। इन्वेस्टमेंट प्रूफ पहले समझे फिर भरे, या भरने से पहले समझे, जो भी, दोनों का मतलब है कि पहले भरे नहीं, पहले समझे फिर भरे, भरने से पहले समझे। ठीक है। ये आजकल अपने नाम कौन रखता है ये सारे शो के? बड़े इंटरेस्टिंग नाम आ रहे हैं। ये हमारे जोशी जी हैं सर, विकास जोशी। अच्छा, बहुत जोश में। तो बड़े तगड़े नाम आ रहे हैं। तो समझने से पहले भरें, ये है आपके भरने से पहले समझे, भरने से पहले समझे, ये है आपका इन्वेस्टमेंट प्रूफ का स्पेशल शो। मिस मत कीजिएगा। अच्छा, जाते जाते इंडिगो के रिजल्ट आ गए, बता ही नहीं चले आ गए। तो घाटा 630 करोड़ का है, हमारा अंदाजा था 395 करोड़ का, तो अनुमान से घाटा ज़्यादा आया है। ये है पहला आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, और आय है 4910 करोड़ की इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो। और भाव बदलेगा नहीं, इसलिए हम चार्ट पे पूछेंगे नहीं कुणाल जी से कि कुणाल जी क्या किया जाए। कुणाल जी से सुबह ही पूछेंगे क्या किया जाए। फिलहाल रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आते हुए, मुनाफे से फिर घाटे में आती हुई ये कंपनी आपके लिए इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन। आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, जैन साहब, सुमित जी, सिमी जी, श्रीकांत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात, और फिर कल बजट की तैयारी करनी है जी, और मंडे तो बजट है ही। तो चलिए कल फिर से आप सबसे होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।